क्या हाल है गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट पे। मेरा नाम है विनम्र कसाना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज एक ऐतिहासिक कॉन्वर्सेशन हुई है विद विवेक ऑन पॉइंट। आई एम श्योर यू हैव सीन हिज इंस्टाग्राम रील्स अराउंड फाइनेंस, जियोपॉलिटिक्स। बड़ा तड़का सा आता है। एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज शॉर्ट फॉर्म डज नॉट ट्रांसलेट वेरी वेल टू लॉन्ग फॉर्म। टुडे दैट वाज प्रूवन रॉन्ग। हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि जेनजी लोग जनरली किस प्रकार की फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज यू कंपेयर्ड ऑल जनरेशंस एंड देयर स्पेंडिंग पैटर्न्स. We ended on stable coin mining mafias in Balochistan and its implications for India and America. We talked about Japan's Article 9. हम लोगों ने बात करी ISI का जो nexus है, कैसे दाऊद कैसे ऑपरेट करता है. These are things I didn't want to naturally talk about. I was not even sure हम क्या बात करेंगे. But in the 2 hours that we discussed all these things, एक insane सा nexus of politics, global intrigue, smuggling, money, finance, currency ऐसे mix हुआ that I was on the edge of my seat. And that is my guarantee to you. आप ये podcast देखोगे, you will be on the edge of your seat. Everything that happens in the world goes farther than you can possibly imagine, and it's often deeper and more evil. This episode will show you that. The episode of Vivek on Point begins in 3, 2, 1. How do the rich in the country, how do they launder money? Like, how do they figure it out? जैसे ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो लगता है कि मैं अपनी एक कंपनी है, टैक्स दूंगा, ये बहुत बड़ी बात है. हाउ डू दे फिगर आउट दीस लूप होल्स? It's very simple, na? Like as I told in that reel, कि एक भाई there's a clause in which if you give money to charity, you can get exemption in taxes. ठीक है. हाँ, उसके कुछ clauses हैं कि supposedly आपने जैसे PM CARES फंड जैसे को पैसे दिए तो आपका 100% exempted है. ठीक है. बट अदरवाइज कैप जनरली ये है कि आपने एक चैरिटी खोली, मैंने आपकी चैरिटी को पैसे दिए. ऐसा नहीं है कि मैंने अगर जैसे 10 करोड़ की इनकम है, 9 करोड़ आपको टैक्स दिया तो मेरा 9 करोड़ टैक्सेबल इनकम से माइनस हो गया. कैप वैप लगा के हाईएस्ट इज कि मेरी टोटल इनकम जो थी उसका 10% ही मैक्सिमम टैक्सेबल इनकम से माइनस होगा. मतलब 10 करोड़ की इनकम है, इवन 9 करोड़ की चैरिटी, 1 करोड़ रुपए ही मेरी टैक्सेबल इनकम कम होगी. 1 करोड़ टैक्सेबल इनकम कम हुई मतलब मेरा 30-35 लाख रुपए टैक्स बचा. दैट इज इट. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपने वो टैक्स बचाने के लिए काम नहीं किया 9 करोड़ का. What you have done is using that 9 crore, you can create an ecosystem जहाँ से मनी इजिली वॉश ऑफ हो सकती है. जैसे as I explained in that one particular reel कि गौशाला ही ले लो. ठीक है. आपको गौशाला खड़ी करनी है. पहले खड़ी करने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप पहले जमीन लोगे. ठीक है. फिजिकल एसेट है. अब नाउ अगर आप वो रूरल एरिया में बनाते हो तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे सेक्शन 54F में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है. ठीक है. कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है तो मतलब सपोजली मैंने 5 करोड़ की किसी से जमीन खरीदी है, वो 5 करोड़ आपको दिए मैंने, बट आपकी वो एंसेस्ट्रल लैंड थी, मतलब उसका आपका कोई कॉस्ट प्राइस नहीं था. तो 5 करोड़ आपको जो मिले हैं उस पे आप कोई टैक्स नहीं दोगे. नो कैपिटल गेन्स टैक्स पे करोगे आप उस पे. ठीक है. अब वो हो गया. नाउ इफ यू आर स्मार्ट इनफ उस पे इनकम टैक्स भी पे ना करो. दैट इज अनदर सेक्शन कि आप उस पे एक रेजिडेंशियल यूनिट में डाल दो अप टू अ कैप, जो भी कोविड के बाद आई. बाय द वे कोविड से पहले वो कैप भी नहीं थी. सो नाउ आई हैव अ लैंड. ठीक है. अब इस लैंड पे व्हाट आई डू, आई कंस्ट्रक्ट द होल थिंग. कंस्ट्रक्शन के लिए you can again show inflated cost. जैसे supposedly I take 75 लाख रुपीस, 75 लाख में मैंने गौशाला बनानी है जिसमें मेरे कुछ कमरे बनेंगे, बाउंड्री वॉल बनेगी, ये और वो. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल वगैरह में इंजीनियर हो, 75 लाख की इनकम पे मोटा मोटा 25 लाख रुपए टैक्स पे करोगे. ठीक है. बट अगर आप एक कंसल्टेंट हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपका इनकम टैक्स पे होगा सेक्शन 44 EDA में. ठीक है. उसमें क्या होता है कि अगर आप एक कंसल्टेंट हो, गवर्नमेंट एक प्रिजम्पटिव टैक्स लगाएगी आप पे. ठीक है. कि वो प्रिज्यूम कर लेगी, आपको कुछ रिसीट सबमिट नहीं करनी है, कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस प्रिज्यूम कर लेगी कि अप टू 75 लाख ऑफ इनकम 50% आपका खर्चा था. खर्चा था मतलब आप 50% वो प्रॉफिट ही नहीं है. यू आर अ कंसल्टेंट, भाई आपने कुछ कोर्स लिया, लैपटॉप खरीदा, कुछ भी किया, अप टू 75 लाख आपका 37.5 लाख रुपए प्योर खर्चा मान लेंगे. ओके. तो 37.5 लाख बच गए. 37.5 लाख पे टैक्स लगेगा. बट 37.5 लाख पे भी नॉर्मल स्लैब्स नहीं है वो, जो एक नॉर्मल हम पे लगते हैं कि भाई 30% स्लैब में आप आ जाओगे. प्रिजम्पटिव टैक्स में उस पर सिर्फ 7.5% टैक्स लगेगा. तो से आपकी 75 लाख की इनकम है इन माइक्रोसॉफ्ट, यू एंड अप पेइंग कुछ 25 लाख रुपए टैक्स. बट इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ कंसल्टेंट, 75 लाख तक की इनकम पे यू विल नॉट इवन पे 6 लाख ऑफ टैक्सेस. That's crazy. That's law. So that's why people want to be independent contractors and not Yes. full-time employees. Yes. बट वो कंपनीज उनको अलाउ करेंगे नहीं कि जैसे आप यू आर एन इंजीनियर वर्किंग इन सम मैक्स 7, आप बोलोगे भाई दे दे मेरे को मेरे पैसे एज अ कंसल्टेंट, वो नहीं देगी ना. वो अपने आपको एम्प्लॉय दिखाएगी.
ताकि उनकी टैक्सेबल इनकम माइनस हो, उनके प्रॉफिट्स में से उनके सैलरीड एम्प्लॉय के खर्चे निकले जितने मर्जी। तो दे आर प्लेसेस, जैसे एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज टू कीप आवर फार्मर्स फ्लोटिंग। अग्रीड। क्वेश्चन, एक आपको पता ही है कि सुहाना खान वाला वो केस हुआ था बहुत मशहूर, अलीबाग हम वाला। हर कोई जानता है कि सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी है, तो बंदा एक्टर की बेटी है, तो बाय डिफॉल्ट शी इनहेरिट्स his wealth, his assets, his estate, whatever, right? Yeah, right. To show as an agriculturist हाँ, in broad daylight, what does that mean? Is that a way to basically avoid paying taxes on agricultural land? कैपिटल गेन्स टैक्स। हम्म। जैसे उसने अगर कोई लैंड लिया, जैसे अलीबाग में उसने लैंड लिया था, अब आई डोंट नो अलीबाग का लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड में आएगा नहीं आएगा, ठीक है, बट अगर वो आता है तो उसमें सेक्शन 54F लग रहा है। मतलब अगर आज उसने 2 करोड़ का लैंड लिया है एंड टुमारो शी सेल्स इट फॉर 20 करोड़, ये जो 18 करोड़ का कैपिटल गेन्स है उसके, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। Okay. तो दैट्स अ लॉ। अब उसने फार्मलैंड ले लिया, भाई टेक्निकली शी इज अ फार्मर। Crazy. So the outcry is useless because by technical definition she's okay. Yes, but what the outcry should be about is a PIL filed by retired income tax commissioner Vijay Sharma in Patna High Court कि इंडिया की इतनी एग्रीकल्चर जीडीपी नहीं है जितना लोग एग्रीकल्चर इनकम में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ले रहे हैं। जैसे there was this one beautiful case in which it's surprising कि मैंने वो केस पहले पढ़ा था, आई एम नॉट फाइंडिंग मेनी रेफरेंसेस ऑफ दैट, कि चिदम्बरम साहब पे एक बात हुई कि भाई आपकी इनकम है, आपने हाउ डिड यू जनरेट दिस एग्रीकल्चर इनकम, एंड ही सेज गोभी बेच के, कॉलीफ्लावर, एक एक गोभी 2-2 लाख रुपए की बिकी थी। मैंने कहा भाई व्हाट आर दीज मैजिक बीन्स यू आर सेलिंग इट फॉर 2 लाख रुपीज, कहाँ उगाई आपने? एंड हिज एक्चुअल आंसर वाज किचन गार्डन। Wait, kitchen garden or the Brandra cafe? नो, किचन गार्डन, ये आपका घर है, हाँ। बाहर आपने गार्डन लगा लिया, वो किचन गार्डन हो गया। वहां आपने गोभी उगाई, वो गोभी उगी, और कोई व्यक्ति आया कि अरे यार तो बहुत सी गोभी है, मैं इसके 1,90,000 रुपए दे रहा हूँ, 2 लाख से नीचे है तो उसका पैन नीचे है। तो यू जस्ट गेव गोभी टू समबडी एंड यू गॉट 1,90,000 ऑफ कैश, एंड बिकॉज इट इज एग्रीकल्चर इनकम इट इज नॉट टैक्सेबल, रूरल लैंड। Crazy. बट ये तो ऐसे मिसयूज हुआ ना भाई। What are the ethics of this? Ethics of tax saving as a rich person? क्योंकि लोगों को बुरा लगता है कि टैक्स लोग ऐसे से बचा लेते हैं अमीर लोग। I'll quote Donald Trump. हाँ। It doesn't make me fraud. It makes me smart. हिलेरी क्लिंटन उसको 16% से इलेक्शन में कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रम्प pays 0 taxes. He just like cut her mid speech. That just makes me smart. That's what it is. भाई टैक्स इवेजन इलीगल है, आप टैक्स इवेट नहीं कर सकते, वो गलत है, कानूनन अपराध है। बट सरकार जब आपको खुद बातें बता रही है कि भाई चैरिटी करो, टैक्स वो करो ना, एग्जेम्पशन लो। आप फार्म इनकम कर रहे हो, आप एक फार्मर हो, अगर आपने जेन्युइनली फूल, गोभी, आपने आलू वालू उगाया है तो उस पर जीएसटी भी नहीं है। हाँ, आप उसे ब्रांड करके, पैकेट करके, मार्केट करके कोई एमएनसी बना दो कॉर्पोरेट में, देन ऑल द टैक्सेशन कम। बट वी आर इन अ कंट्री जहां पे 2/3 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 40% of our farmlands are still rain fed. आज भी 2026 में भी भारत में मैक्सिमम जनता एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, और उनके पास मॉनसून के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है अपने क्रॉप्स को पानी देने का। कौन से एरियाज है अपना? ये इंडस रिवर बेल्ट हो गया सारा का सारा, नॉर्दर्न स्टेट्स। दिस इज द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जहाँ पे अच्छी रिवर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे अच्छा पानी आ जाता है। तो वहां पे भी आपको एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट नेचुरल सोर्सेज पे ही। एक तो आपने सिस्टम बना दिया कि भाई आपके ड्रिप इरिगेशन है, आपके ट्यूबवेल्स हैं। भाई फिर तो यार बड़ी अजीब सी बात है, हमें बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है या फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, सॉरी, मतलब हमारे 1/3 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में स्प्लिट है, आप ये कह रहे हो? यस, मतलब एम्प्लॉयमेंट एज अ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इट्स मच हायर। गॉट इट। कि एग्रीकल्चर इवन तो इंगेज कर रहा है मेरी 2/3 पॉपुलेशन को, वो जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना कि हमारे फार्मर्स को सपोर्ट रहे। यूएसए में जस्ट ऑपोजिट है। यूएसए में आई थिंक ओनली 2% ऑफ द लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन फार्मिंग, और वो 2% को अगर यूएस गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे वो 0% भी आ जाएगा। पीपल वुड नॉट वांट टू बी अ फार्मर क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वो इस सर्विस में, इस मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारे में है कि इवन दोस 2/3 पीपल वांट टू एस्केप फार्मिंग। और उसका बेस्ट एग्जांपल ये है, आप किसी किसान के बच्चे से पूछना कि क्या आप किसान बनना चाहते हो, हाउ मेनी ऑफ देम क्यों नहीं करते?
आप यही बोल लो कि तेरे को गांव में रहना है, नहीं मुझे देहात से निकलना है, एग्जैक्टली। वो तो जाना चाहता है शहर में। तो भाई मतलब ये है ना कि हम कहते हैं अरे गांव पीसफुल होता ही होता है यार, ये वही वाली बात है कि गुर्बत में फिलॉसफी नहीं होती। नेवर बिकम अ पोएट बिफोर यू बिकम रिच, वर्ड्स बाय शाहरुख। Also the गांव peaceful thing has two aspects to it. Some people like the peace क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रूरल विलेजेस में रहे हैं। अगर आप अर्बन विलेजेस की बात करो, they are cesspits of trash, ट्रू। and they are actually the worst places because जो आपको सोशल जजमेंट मिलती है वहाँ पे वो बहुत सीवियर होती है। एक एक अर्बन एक आप जैसे आप अर्बन एरिया में रहते हो ना, आपके पास आज़ादी है अपना फेथ प्रैक्टिस करने की, जो आपका मन करे, आपको जो कपड़े पहने वो पहनो, जो खाना है वो खाओ, जिससे मिलना है वैसे मिलो। बिल्कुल। गांव के जो लोग खासकर ऐसे वाले अर्बन देहात में, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग द अदर विलेज जो बिल्कुल ही बहुत अबैंडन्ड है, वो तो चलो वही है, दैट्स योर कम्युनिटी राइट। उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट होता है कि आप क्या करोगे, मतलब आपको हर चीज में गांव को उस पर रखना है कि यार गांव वाले ऐसे कह रहे थे, गांव वाले ऐसे कह रहे थे। इट डज नॉट प्रमोट इंडिविजुअल मेरिटोक्रेसी और इंडिविजुअल कैपिटल अचीवमेंट, कुछ नहीं कर सकते आप भाई इट्स लाइक a lot of people romanticize the village life. What they don't understand कि जैसे हम चीज़ जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, जैसे आई विल स्पीक टू यू इरिस्पेक्टिव व्हाट कास्ट यू आर। करेक्ट। आज भी गांव में क्लियर सेग्रीगेशंस होते हैं कि भाई ये एरिया हरिजन कॉलोनी है, ये ब्राह्मणों का एरिया है। जो कहते हैं ना कि जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति, वो गांव से ही आता है भाई। तो बहुत रोमांटिक व्यू है गांव का, और इट्स अ पीसफुल लाइफ। I have friends who have actually come from बिहार के, यूपी के एक्चुअल गांव, एंड वो कहते हैं कि ब्रो तेरे को पता है कि अगर मैं अच्छा कर गया, मेरे घर में 2 सरकारी नौकरी हो गई, एंड चाहे वो सरकारी नौकरी एकदम ग्रुप बी ग्रुप डी की हो, यार आसपास के गांव में, आसपास के घरों में जो मेरी फैमिली से इतनी जेलसी आ जाएगी कि जैसे दिवाली होगी, वो जानबूझ के हमारे भूसे पर रॉकेट छोड़ देंगे, हमारा भूसा जल जाए, कुछ तो नुकसान हमारा। होली वगैरह पे जो बुरा ना मानो होली है, जानबूझ के शराब पी के, मतलब दीज आर रियल एग्जांपल्स, दे हैव टोल्ड मी कि जो सेंस ऑफ जजमेंट जैसा आप कह रहे थे, तो सेंस ऑफ जेलेसी भी बहुत ज्यादा है इन metropolitan cities, for good or bad, whatever it is. I would live in a building for 5 years and I would not even know 5 people in that. करेक्ट। Everybody was just minding गुड their एंड own बैड, business. Good आपको and bad, कम्युनिटी both. कहीं और बनानी है, पर आप कम्युनिटी के Right. ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। Yes. आई प्री सेलेक्ट माई फ्रेंड्स Yes. वाया माई हॉबीज एंड माई वर्क, Yes. राइट, एंड आई कैन चूज टू रिट्रीट बैक इनटू माई केव Yes. एंड नो True. one's gonna ask me any questions. Right. अकेलापन भी आता है उससे, हाँ। but at the same time you have the sense of freedom. वहां पे you don't choose. आप वहीं पैदा हुए थे, आपके पिताजी वहीं हुए थे, आपके दादाजी भी वहीं हुए थे, और वही लोग हैं। ऑल्सो थिंक अबाउट फोकस्ड वर्क। जैसे मेरा मन है कि मेरे को आज कुछ किताब लिखनी है, तो कोई भी आपके घर पे आ जाएगा और आपको बोलेगा वहाँ चलना है जरा, वहाँ को होके आ रहा है, ये को होके आ रहा है, ऐसे कहते हैं। आई डोंट थिंक कि वो वाली सिचुएशन इज हेल्दी एनी मोर। इफ यू वांट इंडिया टू, लाइक आई थिंक वी शुड जस्ट गेट आउट ऑफ द विलेजेस एंड फिगर आउट अ वे टू बेसिकली लिव अ लाइफ दैट मिमिक्स दैट while having all the good parts of urban life. क्योंकि यार गांव के लोग क्यों निकलना चाह रहे हैं वहां से अर्बन? आप ये देखो कि कितना आप दिल्ली से आते हो, आपने वहां पे देखे दिल्ली के बीचों बीच गांव है, नॉर्थ में जाट हुए गांव, यहाँ पे गुजरे हुए गांव है। वो किस तरह से अजीब तरह की चीज एग्जिस्ट करती है कि वो साउथ दिल्ली में इंटीग्रेट नहीं होते और अपने में बहुत ज्यादा इनवर्टली रहते हैं। इट्स दिस वियर्ड अर्बन टेंशन, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। मतलब इंटीग्रेट होए ना होए, बट हाँ मतलब उनके 2 नावों में पैर हैं यार। एक तरफ वो इतने शायद पैसा कमा चुके हैं, या लेट्स से वो मॉडर्नाइज हो चुके हैं कि दे कैन अफोर्ड अ डियोर, ठीक है, बट दूसरी तरफ वो इतने अपने आप को रूटेड भी कह रहे हैं कि जब वो लड़की देखने जाएंगे तो बोलेंगे भाई हमारी बेटी जो है बहू बन के आएगी, वो घूंघट जरूर करे, हमें वो बर्दाश्त नहीं है कि वो जीन्स पहन के बाहर जाए, जबकि आपका गांव साउथ दिल्ली में, राइट। एंड अगर चलो ठीक आपको बाहर जाना भी है तो आप क्यों जा रहे हो, ड्राइवर है ना, मतलब दैट वेक्टर ऑफ फ्रीडम would still not exist. और ये तो वहां है कि चलो उनको एटलीस्ट आप फाइनेंशियली कॉम्पनसेट कर रहे हो। जो एक्चुअल गांव है हमारे, विच इज नॉट दिल्ली एनसीआर के गांव, ठीक है, जो एक्चुअल गांव है हमारे भाई, वहां तो उन लड़कियों को वो वेक्टर ऑफ फ्रीडम भी नहीं है कि मेरे को अगर लेट्स से ये टीवी सीरीज देखनी है तो मैं देख सकती हूँ विदाउट अ सेंस ऑफ जजमेंट, फॉर गुड और बैड। 4 more शॉट्स है, अगर कोई देखना है एंड समबडी का अरे इसमें तो दारू पीती दिखा रहे हैं भाई, कोई नहीं बोलेगा। रियल बात है। वहां तो वो भी नहीं है। हाँ। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मैं अपने बहुत सारे जेनजी मित्रों से मिलता हूँ, और मैं बहुत सारे बूमर्स और जेनएक्स लोगों को भी ऑब्जर्व करता हूँ, माने कि जब जो 50+ वाले बंदे हैं उनको भी ऑब्जर्व करता हूँ, मिलेनियल्स को भी देखता हूँ। कुछ स्पेंडिंग पैटर्न्स और तरीके समझ में आते हैं। जैसे
जो क्या जितने भी ये बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, बूमर नहीं बोलूँगा, हमारे यहाँ बूमर नहीं है आजकल, हाँ। मतलब जेन एक्स हैं, आर फादर्स बेसिकली। हाँ जेन एक्स हो गए, इन्होंने यार बड़े परिश्रम से जो है मतलब इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रायोरिटाइज्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स फ्रॉम द गेट गो। पूंजी करना, सेविंग करना एक बहुत बड़ी चीज बनी। जितना इनको लगाव जमीन से है, खासकर नॉर्थ में ज्यादा बोल सकता हूँ, बिकॉज आई थिंक महाराष्ट्र में, मुंबई में जमीन अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है, पर उन्होंने घर खरीदे, जो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने घर खरीदे अपने इवेंचुअली, चाहे कहीं खरीदे हो। एसेट लाइक लवर्स ऑफ एसेट, कलेक्टर्स ऑफ एसेट, नेस्ट एग बनाते हैं सेविंग का बहुत ज्यादा, ठीक है। लेट एज में जाके बच्चों पे अच्छे एक्सपीरियंसेस पे खर्च करते हैं, खुद पे मिनिमल खर्चा करते हैं। एंड आप देखते हो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, फाइनली जाके किसी का फादर जो मतलब टीयर 1 सिटी में आ गया, फाइनली वो गैंट का या लाकोस्टे का स्वेटर पहनेगा, या वो पोलो का या मार्को पोलो का स्वेटर पहनेगा, उससे पहले साधारण कपड़े पहनता रहेगा, ठीक है। फिर आपके मिलेनियल आते हैं, जिसके अंदर मतलब आपकी क्या एज है? आई एम 32। तो आप मिलेनियल में हो गए, मैं 29 का हूँ, मैं जेनजी मिलेनियल कस्प पे हो गए। आपके पास you have the ability to make money as well, right? You've got some of those habits as well. अब आपके पास लोकेशनल फ्रीडम है, आप जगह बदल सकते हो, ठीक है। आपने EMI का चलन शुरू करा है, ठीक है। क्या कहते हैं, आप डिसाइड कर सकते हो भाई कितने बच्चे करने हैं, क्या करना है, कौन से, मतलब आप पे अब सुविधा भी है और अभाव भी है। फिर उसके बाद आता है जेनजी। अब जेनजी के पास सुविधा है, और सुविधा के साथ साथ अभाव का एहसास अब इतना नहीं है, बिकॉज जो अभाव भी है अगर आपके परिवार के पास, तो आप वो EMI या वो फ्लैशीनेस के चक्कर के अंदर शायद आप लॉन्ग टर्म एसेट अब नहीं खरीदोगे, पर आप आईफोन जरूर ले लोगे EMI पे, और आप वो स्नीकर लेना वो भी ले लोगे। मे बी बहुत सिंपलिस्टिक और स्टीरियोटाइपिकल एग्जांपल्स है आपके हिसाब से, लाइक हाउ कैन दिस जनरेशन हैव, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जैसे एज अ जेनजी मिलेनियल कस्प, कि अगर मेरे पिता ने भाई एक्स अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट बनाई, मैं भी बना पाऊँ। करेक्ट। पर मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है बनाने से वो? देख भाई, I will quote निखिल कामत, all of us are vintage of the era we are born in, ठीक है। अब जेन एक्स की जो बात है, उस टाइम पे हाउ मच वाज इन्फ्लेशन? इट वाज सिग्निफिकेंटली लेसर देन बैंक का FD रेट। तो इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है ना कि भाई अगर मेरे को FD में 6 रुपये मिल रहे हैं और मेरी इन्फ्लेशन ही 8 रुपये है, मुझे पाल कुत्ते ने काटा, मैं FD में डालूंगा। जिस टाइम से वो आते हैं वहाँ FD का रेट भी 6-7% था, बट इन्फ्लेशन 3-4 थी, तो उनको फिर भी कॉर्पस जुट जाता था। सेकेंड, जेनेक्स के टाइम पे लुक एट वेयर द स्टॉक मार्केट स्पेंड, मतलब 1970 से 1990s तक हमारी बिल्कुल क्लोज इकोनॉमी थी, जिस टाइम पे हमारी जेनेक्स हमारी एज की थी, फॉर्मेटिव ईयर्स में थे, दे डिड नॉट सी एनी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक मार्केट। अच्छा, हमारी इकोनॉमी लिबरल थी नहीं, लिबरलाइजेशन हुई नहीं थी। अच्छा, उनने कभी अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में वो चीजें पढ़ी ही नहीं, वो कंज्यूम ही नहीं करी, वो सोची ही नहीं। उनके टाइम पे ये भी उनके टाइम पे ये भी सोच लो कि आप रियल एस्टेट ही कह रहे हो, सबको पता है भाई बेस्ट तरीका क्या है, रियल एस्टेट ही है। बट when my father purchased his first house in 90s, उनकी अगर उस वक्त सालाना इनकम महीने की इनकम 10,000 थी, सालाना इनकम 1.25 लाख, उनका घर 3-4 लाख में आ गया था, बढ़िया 3 BHK, ठीक है। मतलब ईयरली इनकम का 4x। मुझे एक बात बताओ, अगर आप उसी एरिया में आज वो घर लेने जाओगे, 3.5 करोड़ का है, करेक्ट, 4 करोड़ का है, इनकम क्या है? कितने लोग इनमें 1 करोड़ रुपए है, महीने के 8 लाख रुपए के बराबर। तो वो जो 4x था एनुअल इनकम, वो करीब 40x हो गया। तो ये समझ सबको आ रहा है हमारी डेट में भी रियल एस्टेट ही सबसे अच्छी चीज है, कितनों के पास एक्सेस है वो रेट्स को लेने का, विच इज ऑल्सो द US हाउसिंग मार्केट इज फेसिंग। ये इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। USA में भी जो बूमर जनरेशन जिसे कह रहे हैं भाई, वो अपने घर में बैठ गए हैं, जो उन्होंने $70,000 के लिए थे, वो एप्रिशिएट हो के 1.5 मिलियन के हो गए हैं। वो अपने बच्चों को बोलते हैं भाई हमने तो घर लिया, तो तुम क्यों नहीं ले रहे? उन्हें कौन बताए साहब, यहाँ $70,000 इनकम है बिफोर टैक्सेस, आप जिस घर में बैठे हो वो मैं 50 साल की सेविंग्स में नहीं जोड़ सकता, तो मैं क्यों जोड़ूं वो? हाँ, मेरे को स्टॉक मार्केट समझ में आ रही है, क्रिप्टो समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ इन्वेस्टमेंट मुझे भी करनी है। नोबडी इज स्टूपिड, दे वांट टू रन अवे विद द मनी, बट मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ रियल एस्टेट। तो हम जिस जनरेशन में बड़े हो रहे हैं, हमें 2 चीज दिख रही हैं, हमें ये नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्रिप्टो एंड ऑल व्हिच डिडंट एग्जिस्ट एवर बिफोर। हमें ये दिख रहा है कि आपकी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देके जा रही है, तो ये हमारे फॉर्मेटिव विजन में बता रही है कि ये करो। बट हमें FD उसी टाइम ये दिख रही है कि भाई इन्फ्लेशन को तो बीट भी नहीं कर रही। तो पापा की जो 2 थॉट्स थे, स्टॉक मार्केट में मत डालो, नई चीजों में मत डालो, FD में डालो, ये सब काटा हो गया, बिकॉज वी आर बोर्न इन डिफरेंट जनरेशन। दूसरा, वी लिव इन एरा ऑफ चीप डोपामीन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ट्रैवलिंग वगैरह बहुत बड़ा कीड़ा है ना सबकी डेट में। Correct. मैं कह रहा हूँ भाई इंस्टाग्राम बंद कर दो, 90% ट्रैवल एजेंसीज का धंधा बंद हो जाएगा। लोगों को ट्रैवल करना है, ठीक है,
बट उन्हें एक दिन में 6 लोकेशन पे 80 फोटो लेनी है। मुझे आज भी याद है यार, हम लोग जब पासपोर्ट बनवाने गए थे ना, और उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, जब हम हाँ, छोटे थे, हाँ। तो हमें आइडिया नहीं था कि हांगकांग कैसा है या फिर मलेशिया कैसा है या फिर ऑस्ट्रेलिया कैसा है, हमें मालूम नहीं था। गूगल पे इमेजेस सर्च कर सकते हो आप, हाँ, ठीक है, कि ये ऐसा है, अच्छा मतलब ये, यही करते थे सब उस हाँ, टाइम पे। हाँ, इमेजेस की, जैसे हम जैसे कंप्यूटर के उस्ताद है घर में जैसे बाकी चीजों से, हाँ। तो दिखा दिया, देखो देखो ऐसा ऑस्ट्रेलिया ऐसा दिखता है, ठीक है। कुछ कोई आप, और एक आध ब्लॉग्स आते थे, ठीक है, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते थे आपको कि ये इस ट्रैवलर ने लिखा है। मतलब मैं आप सोचता हूँ कि क्या दिमाग में आई होगी फादर के कि यार चलो इस कंट्री चलते हैं, चलते हैं। जिसका उन्होंने पिक्चरों में देखा हो, वो तो गूगल में यूज करते थे उस टाइम पे, ऐसा लोग कहते हैं। सो इट्स रेफरल बेस्ड वर्सेस नाउ 5 destinations you should absolutely visit in the Amalfi Coast in Italy, right? तो आपको इंस्टाग्राम डिसाइड कर रहा है मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली कर रहा है भाई। एंड इसीलिए वो 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स लेके बैठा है। उसके पास इतना बड़ा डेटा है, वो जो चाहे वो नैरेटिव आपको पुश कर सकता है। तो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, तो मेरी जनरेशन को ये समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट सबको करनी है, बट रियल एस्टेट बस की नहीं है, ठीक है। एफडी कुछ दे नहीं रही, स्टॉक क्रिप्टो नई चीज है, दिस इज व्हाट आई एम गोना गो इन। दूसरा ईएमआई का चलन। अब मेरे को ये वर्चुअल सिग्नलिंग आ गई है, सारी लड़कियां फोटो डाल रही हैं, सारे लड़के फोटो डाल रहे हैं। मैं 22 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, मेरी लाख रुपए तनख्वाह हो गई है, मैं 2 लाख रुपए में थाईलैंड करके आ सकता हूँ, बढ़िया। 5 लाख में यूरोप करके आ सकता हूँ। अब भाई मैं नॉन चैलेंज फोटो भी डालनी है। हाँ एग्जैक्टली, आई विल कम टू दैट। तो बजाय कि मैं वेट करूं मेरे 5 लाख रुपए जुड़े, विच इज वन वे टू गो, अरे यार मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं ये या तो पर्सनल लोन लेता हूँ या क्रेडिट कार्ड से बुक कर लेता हूँ, उसमें मैं माइल पॉइंट मिल जाएंगे, उससे फिर मैं इतना डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा। और ऐसा है कि मैं ना 20,000 रुपये पर मंथ पे यूरोप आता हूँ। जब तक वो लोन पे पूरा होएगा तब तक अगली यूरोप ट्रिप या ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप बन जाएगी। वी लिव इन दैट जनरेशन जहां पे ये सेलिब्रेटेड है। दे लिव्ड इन अ जनरेशन वहां पे ऑपुलेंट खर्चे लुक डाउन थे। बट डू यू फील लाइक दे आर रॉन्ग? बिकॉज आई थिंक इन सम वे वो ना जल्दी जल्दी रियलाइज कर रहे हैं, जनजी हमारी ड्रीम्स क्या है, हमारे एम्बिशंस क्या है, हमारे सपने क्या हैं। उनके मन में ना ये नहीं है कि 10 साल के बाद ये कर पाऊंगा। मतलब इन सम वे दे हैव फार मोर ऑप्शनैलिटी एंड सैम्पलिंग। सही बात है क्योंकि, और इसका मतलब ये कि बाय द टाइम इफ यू आर एबल टू सस्टेन दिस समहाउ, you can arrive at your dreams faster. वही बात है, if you can sustain this, that's the thing. You see in India, most of it is happening as a point of virtue signaling. जैसे you must have seen those viral in which there's this guy, he looks like he belongs to the lower economic weaker sections and he happens to be a daily wage earner. जिसमें वो कहता है ये देखो पीछे का प्लस्तर दिख रहा है, हाथ में ये फोन नहीं दिख रहा, इसका चार्जर 4,000 रुपए का आता है, चार्जर ही ले पाएगा तू, ठीक है। 70% of the iPhones in India are sold on EMI. The growth of personal loan has taken over the growth of home loans. 90% of the cars are sold on EMI on 90% loan. Crazy. What do you think that is happening? We are entering a generation where everything is buy now pay later. 60% of the Coachella tickets were sold on buy now pay later. हम कर्जे में जा रहे हैं भाई, कर्जे में जा रहे हैं, ये हमारी हैबिट बन गई कंजम्पशन की। It's more consumption driven than a saving driven society. One of the reasons हमारी जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, we did not have that shock effect than rest of the world, is because हमारी हाउसहोल्ड सेविंग्स 33% पे थी। मतलब आइडियल बेसिस पे ऑन एन एवरेज अगर आप 100 रुपए कमाते भाई 33 रुपए जोड़ रहे थे। डू यू थिंक व्हेन वी विल बी इन आवर फादर्स एज हम कितने लोग होंगे जो उस नंबर को ले पाएंगे? भाई साहब मुझे लग रहा है हम तो पेचेक टू पेचेक पे जाएंगे अमेरिकन्स की तरह। एग्जैक्टली, और वो हो रहा है। आई नो माई फ्रेंड्स हु आर मेकिंग 3.5 लाख 3 लाख अ मंथ, बट क्या मेरे पास 2 महीने का रनवे नहीं है। मैंने कहा भाई तू क्या बात कर रहे थे, 3 लाख रुपए महीने ही कमा रहा है, तू शादीशुदा नहीं है, तेरे को मतलब ऑफ कोर्स शादी में बच्ची नहीं हुई, तू घर पे 1 रुपया नहीं भेज रहा, तो 3 लाख रुपए तेरे को कम पड़ रहे हैं। कहता हाँ यार मैंने गाड़ी ले ली, 25-30 हज़ार रुपये उसकी EMI है, ये मेरा घर है, इसकी 25,000 रुपये इसका रेंट है, फिर ठीक है मैंने SIPs कर रखी है बट वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इंडाइसिस, तो वो तो मैं पैसा निकाल नहीं सकता। और भाई फिर मेरा घूमने फिरने का हो जाता है, मेरे हफ्ते में 2-3 दिन क्लबिंग चला जाता हूँ, तो घूम फिर के मेरे 50,000 रुपये बच रहे हैं हाथ में आफ्टर टैक्सेस। तो 50,000 रुपये में ऑफकोर्स तो लाइफ से सस्टेन ही नहीं कर सकता। एंड दैट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो। इफ इट इज राइट फॉर समबडी, बट मुझे दिख रहा है कि इट इज एक्चुअली रॉन्ग। हाउ डज वन बी इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे हमें कंजम्पशन करनी है? अभी आपने स्टारबक्स की कॉफी भी, आपने खाना खाया, मैं लेमन सोडा पी रहा हूँ, मेरे पे आईपैड है, ठीक है, मैं अभी इसके बाद मेरे को एक जगह पे जाना है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी का प्रयोग करूंगा, ठीक है, उसके बाद मेरी भाई कहीं एक मेंबरशिप है सोशल क्लब में जिसकी मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है, मैं कोचिंग ले रहा हूँ, मेंटरशिप ले रहा हूँ, 100 चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्रिप्शंस हैं, मेरी 100 चीज़ें हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं खाने पीने के पेटीएम भी करता हूँ। मतलब आई एम अ कंज्यूमर, एब्सोल्युटली आई एम अ कंज्यूमर मैक्सिमस टू द टी। ठीक है। ऐसे सब के अंदर हाउ डू आई इवन
get that wisdom that these guys had, because I don't want to have मैं नहीं चाहता कि जब मैं और बड़ा हूँ एज में तो हमारे बच्चे भी लोन ले रहे हैं और कहने को हम पे मतलब डिजाइनर क्लोथ्स है, सब कुछ है, बट है पेचेक टू पेचेक। मेरे को आई डोंट लाइक द अमेरिकन मॉडल, क्योंकि मेरे बहुत सारे अमेरिका के जो दोस्त है ना, मैं उनसे बात करता हूँ यार, मतलब आप बियर का एक राउंड बाय कर रहे हो ना अगर, तो दूसरा नहीं बाय कर सकता वो, उसकी मतलब वो उसका मैच गड़बड़ा जाता है कि सॉरी यार मैं बाय नहीं कर, उसमें दिल है, उसकी वीकली पेचेक की मैथ गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि उसको हफ्ते के हफ्ते पेमेंट चाहिए, क्योंकि वो हफ्ते के हफ्ते सस्टेन कर रहा है। तो अगर मैंने 2 राउंड ऑफ बियर बाय करे, वो एक ही बाय कर सकता है, क्योंकि अगर उसने $6 की 2 बियर और ले ली, इसका पूरा हिसाब गड़बड़ा गया। ऐसे भी दोस्त देखे मैंने। वही बात है ना भाई, आप ये सारी चीजें इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है। अब अगर मैंने अभी 300 रुपए की कॉफी पी है, इट्स बिकॉज मैं एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ। भाई मैं नहीं कमा रहा हूँ तो मैं 15 रुपए की तो कॉफी आती है। तो अगर आपके नंबर आपको अलाउ कर रहे हैं, भाई करो ना, हु स्टॉपिंग यू, करो ना। बट प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू वांट टू डू समथिंग जस्ट फॉर द सेक कि भाई किसी और ने करके उसकी इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी, उसको वैलिडेशन मिल गई, मेरे को भी चाहिए, पहला। दूसरा, इवन व्हेन यू नो यू कांट डू इट, बट देयर इज वन पीस ऑफ प्लास्टिक इन योर पॉकेट जो आपको 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पैसा दे रहा है और फिर आपको एक विशियस साइकिल में ट्रैप कर रहा है, आप उससे करो। वो प्रॉब्लम है। क्रेडिट कार्ड, आई बिलीव, जो मेरा रूल है क्रेडिट कार्ड का, मैं सिर्फ वही खर्चा क्रेडिट कार्ड से करता हूं जो मुझे पता है मैं डेबिट से भी कर सकता हूं। दूसरा, क्रेडिट स्कोर को मैनिपुलेट नहीं, मतलब यूज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट लेट से 10 लाख रुपए है, व्हाट वुड द कंपनीज रियली अप्रिशिएट कि आप एवरी मंथ उसमें से सिर्फ 20-30% लॉक इन। करेक्ट। अगर आप एवरी मंथ अपने क्रेडिट कार्ड का 80-90% पे पहुंच रहे हो, यू आर अ वेरी बैड कस्टमर। आपका क्रेडिट स्कोर उससे भी नीचे जाता है। You should also know how these things work. How long does it take to revive a credit score that's been ruined by maxed out credit cards? भाई maxed out में तो बहुत अलग टाइम लग जाएगा। But let's say you missed a few payments, ठीक है? One semi-annual cycle, 6 महीने में you achieving that 20-30% only, but करो 20-30% करो and paying that before time. That will help you. Crazy, but like, okay, but these rules are not intuitive. Now I've had many finance Speak gons. to people who are working in these companies. आपके friends हैं, मेरे को किसने बताया? मेरे को दोस्त ने बताया जो क्रेडिट कार्ड में HSBC के क्रेडिट में काम करता है। हमने कभी ऐसा हुआ है, मैंने ऑटो पे नहीं करा ना, और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करा, फोन नहीं आता है। वो चाहते ना है यार। भाई बात है, they are giving you 50 days worth interest free worth of money. उनको क्या मिला? आपकी साल की 3,000-4,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड फी नहीं। They make money when you lose payment. They want you not to make the payment, तभी तो उनको bulk of, क्योंकि सडनली कितना इंटरेस्ट लग जाता है उस पे। That is, और फिर सुनो, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पे आपको पेनल्टी भी लगेगी फॉर मिसिंग द पेमेंट, और उस इंटरेस्ट की पेमेंट और पेनल्टी की पेमेंट पे GST भी लगेगा, सरकार भी कमाएगी उससे। This whole economy is designed to make you a consumer because that's how everybody wins except the consumer. The great American dream of buying a home, वो आपको एक प्रोडक्ट सेल किया है कि भाई एक बढ़िया सा घर हो, बीवी, 2 बच्चे, एक कुत्ता, पीछे गार्डन, ये भाई ये अगर, why do you think that is a product as a product in the market? भाई जब आप घर खरीदते हो, उसकी घर की कंस्ट्रक्शन में पहले लैंड बिका, सेल नंबर 1। दूसरा, वो घर के कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, है सेल नंबर 2। जब आपने वो अल्टीमेटली मूव इन किया तो आपने फर्नीचर लिया, सेल नंबर 3। और जब आप उसमें रहोगे तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब कुछ आपको इंश्योर करना पड़ेगा, सेल नंबर 4। एंड देन ऑफ कोर्स आपका RWA खर्चा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऑन एवरी स्टेप ऑफ दिस खर्चा यू आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। होम लोन अलग, आई फॉरगॉट दैट। तो तुमने बैंकिंग इंडस्ट्री चलाई, तुमने रिटेल सेक्टर चलाया होम का, तुमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सेक्टर चलाया, और तुमने सरकार चलाई एक घर के ड्रीम होम से। It is not designed for you. It is designed to keep the ecosystem working. but like, okay, how is it that हम जैसे let's talk about a bank, let's talk about say ICICI Bank or HDFC Bank or Axis Bank. You look at some of their stocks, you look at the standing they have, कितने clean brands हैं, अच्छे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो हैं इन ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे पता है कि मैं अगर HDFC में, ICICI और like some other big bank, right? If I keep investing using Grow, Zerodha, whatever, मेरे को ओवर द इयर्स अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। बट दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे नीड पीपल टू फकिंग गो बैंकरप्ट। नॉट बैंकरप्ट, एटलीस्ट बी अ कंज्यूमर जिसमें
अगर वो डेबिट कार्ड से खर्चा कर सकते थे, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज क्रेडिट कार्ड्स, तो वो क्रेडिट कार्ड से करे एंड मेक श्योर दे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे ट्रैप्ड इन दैट साइकिल, क्योंकि किसी दिन तो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन टूटेगा, किसी दिन तो आप वो दूसरा राउंड लोगे बियर का, किसी दिन तो पेमेंट मिस करोगे, फिर उसके लिए क्या पता पर्सनल लोन ले रहे हो। और आपके हिसाब से लाइक हाउ डू दीज Gen Zs get out of debt because they're very debt friendly? यार फाइनेंशियल डिसिप्लिन, That's it. यार उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है यार। Basic Excel sheet, saving, discipline. हाँ वो उसी से आता है, वही से आता है, बट एट द सेम टाइम भाई मेरा तो सिंपल सा थॉट प्रोसेस है विच आई ट्राई टू टेल अ लॉट ऑफ पीपल। आज की डेट में जिस जनरेशन में युग में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, इट इज मच ईजियर टू अर्न एन एक्स्ट्रा 10 grand एवरी मंथ दैन सेव 10 grand। तो पहले तो वो थॉट रखो कि भाई मुझे ज्यादा कमाना है। हाँ हर किसी के बस की नहीं है, एवरीबडी कांट बी दैट ब्लेस्ड, कांट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज, ओके, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि जिस जनरेशन में आप एग्जिस्ट कर रहे हो उस जनरेशन में एक यूनिक एडवांटेज है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में कभी नहीं थी। दैट इज कि किसी भी बिजनेस को बनाने में एक कॉस्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन होता है। आप ये नींबू पानी पी रहे हो, ठीक है, आपने ये जब ये नींबू पानी पिया, इसके लिए आपने एक ग्लास लिया, एक बंदा कोई आपको लेके आया होगा, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर शुगर वुगर चढ़ी होगी, मतलब इस चीज एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 4 चीज और बेची गई, तब उसने हर किसी ने कुछ कुछ पैसे कमाए। 12 रुपए का नींबू पानी था, 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग थी, 2 रुपए उस बंदे ने तब कमाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो 2 रुपए कमाने के लिए हैज टू मेक श्योर ये पूरा इकोसिस्टम बार बार फंक्शन करे। ये पूरे 10 रुपए जो उसने खर्चे हैं 12 रुपए का नींबू पानी बेचने के लिए, उसे बार बार खर्चने पड़े। मतलब इन दिस प्रोडक्ट ऑफ नींबू पानी ही हैज टू स्पेंड 10 rupees एवरी टाइम टू मेक 2 rupees। ठीक है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन। नाउ आई विल नेम यू 2 businesses in which the cost of reciprocation is almost zero, which has never existed. I'm sure you're getting it. First is software and second is content. Books came a very close second, कि मैंने एक बार किताब लिख दी, मेरी जो मेहनत थी मेरी लग गई है, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, पर वो अलग बात है, बट मेजॉरिटी कॉस्ट टाइम एनर्जी था वो मेरी लग गई है। चाहे वो बुक 1000 साल तक बिके, वो बिकती रह सकती है विदाउट मच रेसिप्रोकेशन कॉस्ट। कंटेंट और सॉफ्टवेयर में भाई वो और नीचे ऑलमोस्ट जीरो आ चुका है। ऑल्सो पहले सॉफ्टवेयर ऐसा होता था जिसको आपने एक बार पे करा, डाउनलोड करा या क्रैक करा, डाउनलोड करा। अब कंपनीज क्या करती हैं, आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर देती नहीं कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए। नाउ सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। करेक्ट। तो वही ना कि आपने अभी ये कंटेंट बनाया, सपोजली यू मेक दिस वीडियो एंड यू मेक सम मनी एज इट गेट्स अपलोडेड ऑन यूट्यूब। अभी आपका जो मेहनत लग रही है, आपका जो खर्चा लगा है, इट्स काइंड ऑफ वन टाइम कॉस्ट। एक बार आपने यूट्यूब पे डाल दिया, अब वो वीडियो चाहे 1 व्यू लेके आए या 100 मिलियन व्यू लेके आए, आपका खर्चा तो ऑलमोस्ट सेम है। करेक्ट, ठीक है, हाँ यू विल रन एड्स जो भी है, बट आपकी इनकम सोचो कितनी बढ़ सकती है। द कॉस्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन इज एक्सट्रीमली लो इन दीज 2 things which never existed before. तो भाई अगर आप एक जेंजी हो, ठीक है, इन विच यू आर नॉट सेट इन योर वेज, यू कैन स्टिल लर्न न्यू थिंग्स। आई बिलीव सब कोई लर्न कर सकता है, बट इन दिस एज प्लीज किसी तरह या तो सॉफ्टवेयर या कंटेंट क्रैक करो यार। उस चीज में आप जो वर्टिकल्स खोल सकते हो ना बिजनेसेस के, कोई लिमिट नहीं है। तो पहला तो पैसा कमाओ एक्स्ट्रा। कुछ बिजनेस नहीं समझ आ रहा, मुझे ये 2 बिजनेस ऐसे दिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपने पैसा कमा लिया, एक इनफ्लो आ गया आपको। सेकंड ऑफ कोर्स इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए भाई आम दिन अठन्नी खर्चा रुपया। उसके लिए आपको वो सेकंड राउंड ऑफ बियर नहीं खरीदना होगा, उसके लिए आपको बाय नाउ पे लेटर पे कोचेला नहीं जाना होगा, उसके लिए आपको हो सकता है कि स्टारबक्स की कॉफी ना पी के कोई लेसर ब्रांड की कॉफी पीनी पड़े। until you're able to actively increase your income. Exactly. है ना, once you're able to increase your income you can go back to these things. Yes, तो वो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंक्लूड करना होगा। Thirdly, which is the part which most of the people miss, ये 2 तो फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं, you should know how to invest. इन्वेस्ट करने के 4 गोल्डन रूल्स हैं भाई, मतलब which I tell to everyone. आपको पहले ये 4 चीज क्लियर होनी चाहिए। सबको ही क्लियर नहीं होती हैं कि पहले कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 लाख की इनकम है, कितना बेयर मिनिमम चाहिए खर्चे के लिए, से 10%, है ना, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। हाँ. कि आप इतना अमाउंट वन टाइम या पीरियोडिकली कितना कर सकते हो इन्वेस्ट, पहले वो फिगर आउट करो। ऐसा नहीं है कि 50,000, ठीक है, 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, अगले महीने
भाई 5,000 ले ले यार, पहले फिगर आउट करो कितना डिसिप्लिन से एवरी मंथ कर सकते हो। ओके, दूसरा, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हो? लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि आज Is मैंने there a goal-based investment? Like Yes. some people want to go on a vacation and that's fine. राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को ये पैसे डालने हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया आपको कि कितने पैसे पीरियोडिकल डाले, फिर कितने टाइम के लिए डाल रहा हूँ। लेट्स से मैं 5 साल का टारगेट है मेरा, 50 लेट्स से 5,000 रुपये पर मंथ, 60 लाख साल के, 5 साल में 3 लाख। मेरा टारगेट ये होगा कि मेरे को 5 साल तक पैसे डालने हैं। ये दूसरा रूट क्लियर हो गया कि टाइम पीरियड। तीसरा, क्या ROI एक्सपेक्टेड है, मतलब क्या करना है। मेरा टारगेट है मेरे को 5 साल बाद यूरोप की ट्रिप मारनी है। आई थिंक इट विल कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 6 लाख रुपीज। तो मतलब मैंने 5,000 रुपये पे स्टार्ट किया है, 5,000 रुपये पर मंथ पे स्टार्ट किया, जो मैं कंफर्टेबली एवरी मंथ कर पाऊंगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और मेरा टारगेट है कि 5 साल बाद मैं यूरोप की ट्रिप पे जाऊंगा, विच विल एट दैट पॉइंट कॉस्ट मी 6 lakhs। Got it. तो मतलब मेरे को 3 लाख इन्वेस्ट करके 6 लाख बनाने हैं। माई ROI हैज टू बी डबल। Correct. ये चीज, तीसरी चीज क्लियर करो कि ROI कितना है। और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भाई रिस्क एपेटाइट क्या है, कि अगर मैं डाल रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, कितना नीचे आने लगे कि उसमें मेरी फट लेगी। Also लोगों को लगता है कि यार एक मैं थोड़ा स्मार्ट हो गया हूँ, मैं VC एनालिस्ट, मतलब मैं एनालिस्ट बन गया, मैं VC बन सकता हूँ। और मुझे लगता है कि एंजल इन्वेस्टिंग, मतलब मेरे साथ हुआ था। अच्छा, जब मैंने पहले पैसे कमाने शुरू करे थे ना, किसी ने बोला था मेरे को, उसको लगा कि यार ये बहुत बहुत just like it was 2022, just started making money from podcasting and YouTube. He said, yeah, so write a small check of 5 lakh rupees if you want to invest in the company. मैं कहा भाई साहब तो भी होता है। और तब मैंने रियलाइज करा कि स्मॉल चेक क्या होता है। मुझे रियलाइज हुआ कि एंजल इन्वेस्टर्स 2022 में कितने पैसे डाल रहे होंगे मार्केट में। if you were angel investing and 5 lakh at that time is a small bet, small check, how many checks are you giving out? Exactly. 15, 20? Yes. More a year? Yes. That's the money you have to spend on the side. How much money you actually have? True. यही बात। Have you seen Silicon Valley? No, I have not. अरे बड़ा अच्छा टीवी शो है, ठीक है। तो उसके एपिसोड 2 में ये है कि सो दिस गाय रिचर्ड हेंड्रिक्स, वो कंप्रेशन एल्गोरिथम बनाता है। कंप्रेशन एल्गोरिथम इतना बढ़िया प्रोप्राइटरी बन गई कि एवरीबडी इज लाइक आफ्टर हिम। ठीक है, सो देयर दिस गाय गेविन बेल्सन, जो ही इज लाइक द इविल कैपिटलिस्ट, ठीक है, वेरी क्लोजली लिंक्ड टू पैलेंटियर का फाउंडर, फॉरगेटिंग हिज नेम, थियल, हाँ, पीटर थियल। तो वेरी क्लोजली लाइक हिम। एंड दिस अनदर गाय हु इज नेम्ड पीटर, ठीक है। सो उस बंदे के बीच में बिडिंग वॉर हो जाता है कि कौन करेगा। And now he goes with this other guy who's not offering to buy out his company, who's offering me 1/10 the money but equivalent valuation and debt and contacts and all. Smart decision, ठीक है। वो उसके साथ साइन करने जाता है नेक्स्ट एपिसोड में अपने लॉयर के पास। And then he just casually slips in the lawyer कि you are one of the many compression algorithms Peter is investing in. Like what the fuck? कहता हाँ, what do you think? ठीक है, तूने बॉम्ब चीज बना दी, बट he's Peter Gregory, ठीक है, वो तेरे जैसे 10 में इन्वेस्ट कर रहा है। ऑलिव रिडली टर्टल कि इतने सारे अंडे दूंगा, कोई एक तो फटेगा। करेक्ट। तो आप एंजल इन्वेस्टर भाई तभी बनना, देखो 5 लाख के कम से कम 100 चेक लिख पाओ। हाँ, 2% सक्सेस होगी। लोग भूल जाते हैं, मतलब हाँ। लोग सोचते हैं मेरे बिजनेस हो गया, मैंने जॉब कर ली, इन्वेस्टर करूँ। इन्वेस्टिंग क्या है? क्या है भाई? तू जो है ग्रो पे या जीरोधा पे जितना इन्वेस्ट हो सकता है उतना SIP ही कर। हाँ, वो ही कर ले भाई तू। एंजल इन्वेस्टिंग करने का मतलब like that shows you that people who have that much capital saved up Yes. to have that much fuck you money. उससे बेटर एंजल इन्वेस्टिंग बताऊं, बहुत देसी भाषा में, माय ब्रदर इन लॉ डिड इट। सो देयर दिस गाय, वो अपनी, ही केम फ्रॉम अ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसे कहता भैया मेरी अंडे की रेडी खुलवा दो। अच्छा यार ठीक है, पता क्या, मतलब एंड ही लिटरली मेट हिम, लाइक जो बेगर होते हैं ना, बात करने लग गया वो कि क्यों भीख मांगता है, कॉन्वर्सेशन, रियल स्टोरी। उसे भैया मेरे को ऑमलेट बनाना आता है, ठीक है, आप अगर कह रहे हो ना भीख ना मांगू, मेरी अंडे की रेडी खुलवा दो। अंडे की रेडी में कितने पैसे लगेंगे? उसने कुछ हिसाब बताया, दे स्टार्टेड टॉकिंग। भाई उसने बताया कि 50,000 रुपये चाहिए मेरे को, ठीक है, जैसा भी उसने अमाउंट मांगा। उसने कहा ले भाई, तू मेरे से तू दिन के 2,000 रुपये लेके जा, ठीक है, दिन के 2,000, डे के एंड पे जो तेरी सेल हो उसमें से 1,000 रुपये मुझे दे दे तू, ठीक है, और उसको हम कंपाउंड करेंगे ओवर टाइम, जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो तो देगा। उस बंदे ने एक्चुअल एंजल इन्वेस्टिंग करी उसमें, एंड ही मेड मनी, एंड वो रेडी से हट के दुकान पे आ गया। फ्रॉम अंडे की रेडी दुकान, फ्रॉम अ बेगर ही मेट ऑन रेड लाइट। क्रेजी। उसने उसके दिन के 2,000 दिए, एवरी डे 1,000 रुपए रिकवर किए, तो उसका डेट भी इकट्ठा होता चला गया। बट वेन ही न्यू दैट ही बिकेम कंफर्टेबल, उसकी सेल्स बिग इनफ हो गई। भाई उस बंदे ने कहा कि अब तू मेरे को पैसे दे सकता है, एंड ही वाज आल्सो ऑनेस्ट इनफ, उसने उसे विदाउट इंटरेस्ट ऑफ कोर्स उसे पैसे वापस दिए।
he became like he didn't make money because he didn't make any interest on this, but he became an angel investor. भाई ये कर लो, अगर 5 ही लाख है ना जेब में एंजल इन्वेस्टिंग के, so as to speak, ग्रो जीरो तो है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी इनफॉर्मल इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं. करेक्ट. और ये डब्बा इकोनॉमी का पार्ट है. कैसे? ये एग्जांपल बता रहा हूँ. मैंने एक मुंबई में एक दोस्तों बताते हैं, भाई उनका धंधा ही है, वो 10 लाख रुपए का डब्बा उनका एवरी मंथ का, एवरी डे का. तो ऐसे ही लोग आते हैं रोड साइड सेलर्स है ना, जो 500 रुपए 1000 रुपए लेके जाते हैं. 500 रुपए दिन के एंड पे 700 चाहिए, 1000 रुपए दिन के एंड पे 1300 रुपए चाहिए. डब्बा इकोनॉमी का मतलब क्या है? डब्बा मतलब इनफॉर्मल इकोनॉमी. अच्छा. वो एवरी डे 10 लाख रुपए लेके बैठते हैं और डे के एंड पे 15-16 लाख रुपए लेके जाते हैं. पर क्या करते हैं वो, मतलब वही ऐसे आप आओगे, आपको चने बेचने हैं, चने हाँ. बेचने के लिए आपको पहले चने खरीदने हैं, अखबार खरीदने हैं, नींबू मिर्च हाँ. खरीदना, 500 रुपए लगेंगे. कलेक्शन कैसे? भाई यही मुकर जाए बंदा. हाँ भाई भाई वो नेक्सस होंगे यार. हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा. जो ब्याज भट्टे का काम करते हैं, हाँ, which is a हाँ. very big informal economy. करेक्ट करेक्ट. भाई वो बंदा 6% पे ब्याज देते हैं. आपको लगेगा 6% पर मंथ, वो पर ईयर नहीं होता, पर मंथ होता है. हाँ हाँ 36% हो गया साल का. एग्जैक्टली. हाँ. और उसमें वो पहले नहीं 36 भी क्या, 72% हो गया. सॉरी. हाँ. वो जब पैसे देते हैं ना कि भाई जिसमें लाख रुपए दे रहा हूँ 6% ब्याज पे, वो पहले महीने का ब्याज काट के देगा, हाथ में 94,000 रुपए देगा. क्रेजी. ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है. ब्याज बट्टे का धंधा बहुत बड़ा धंधा. और ऐसे भी करते हैं लोग कि आप कस्टमर हो, आपको ब्याज पे पैसे चाहिए, भगवान जाना वो क्यों चाहिए, बट आप मेरे पास है, विवेक मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, मेरे पे नहीं है 20 लाख रुपए, ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए अपने दिए, 10 लाख रुपए मैंने पीछे से उठाए 6% पे और आपको 8% पे दिया, ये 2% मेरी इनकम है. भाई कितना कैड़ा काम है, मतलब आप बेसिकली उधर से मरोगे और इधर से मरोगे. भाई बहुत मरते हैं. आई हैव सॉरी टू से बट आई एक्चुअली हैव वन cousin who committed suicide on this. He was not from a good family, but he got into this. He made good money for a while, but फिर he started getting more bullish and all. उसने पीछे से इतना पैसा उठा लिया, आगे से आया नहीं. तो वो काम भी देखो वही उसी को करना चाहिए, तो अब उसे पता है कि निकलवा लूंगा पैसे में. और उससे भी गंदा धंधा बताऊं जो एक्चुअली होता है, बेटिंग. कैसे होता है? आईपीएल वगैरह, अब तो थैंकफुली दीज आर बैंड, दीज एप्स एंड ऑल, जो सोफिस्टिकेटेड लगती है, गेम ऑफ स्किल, थैंक्स टू आवर सुप्रीम कोर्ट, जिसे गेम ऑफ स्किल बोल देते हैं. जब आईपीएल वगैरह में बैटिंग चलती है, बुक चलती है जो इनफॉर्मल, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग. नहीं इनफॉर्मल, हाँ मतलब मेरे को बुकिंग सिस्टम मालूम है कि पहले हाँ. बुक ही होते थे. ये दिस अभी इज, भी होते हैं वो. बट दिस इज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज नॉट योर बेटिंग एप्स ना, ये तो होता था बैटिंग कि ऐप से पहले, बट इनफॉर्मल सट्टे की बात कर रहे हो ना. हाँ. वो होता है. तो कैसे हाँ. करेंगे वो? आप सट्टा खेलोगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा करोगे, एंड यूजुअली दे टारगेट 13-14 ईयर ओल्ड्स, 20, मतलब ज्यादा 30, 24-25 साल का लड़का उनका लास्ट है, क्योंकि वो समझ जाता है तक आदमी है तो बर्बाद हो जाता है. तो उन्होंने टारगेट किया कि आप करो, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, तो वो जब आपको बड़ी बेट्स खिलाएंगे तो आपको कहेंगे भाई तेरा दिन अच्छा चल रहा है, तो बड़ा हाथ मारना, तो 5 लाख रुपए की बेट खेल, देख 5 लाख पे भाव आ रहा है इतने का, तेरे 5 के 7 हो जाएंगे, ठीक है, और मेरे को तो 5 लाख नहीं है, ये ले 5 लाख रुपए 10% ब्याज पे. अगर तू जीतता है 7 हो गए तेरे, ठीक है, 7 में से 5 लाख मेरे उल्टे करेगा, 10% 50,000 रुपये मेरा बैग वापस करेगा, 1.5 फिर भी तेरे. और सोचो यू आर इन दैट हेड स्पेस, यू आर लाइक ऑल ऑफ 18 years old, आपका दिन अच्छा जा रहा है, हाँ. आपने हर चौका विकेट वगैरह प्रिडिक्ट कर लिया है, और आपको 5 लाख सामने दिख रहे हैं. You are emotionally invested, you're gone. एंड ऐसा हुआ है. और वो लोग, ये तो चलो मैंने कम अमाउंट बताया भाई, लेट्स से वी कम फ्रॉम टायर 1 इंडिया. अगर आपका टायर 1 इंडिया में एक जगह घर है, दिल्ली एनसीआर में, आपको 2 करोड़ से नीचे घर नहीं है, आपकी कोठी है, आपकी 10 करोड़ की कोठी है 200 गज की ठीक ठाक एरिया में. ये लोग पहले बच्चे को देख लेते हैं कि इसका घर वर कहाँ है. कैसे प्रोफाइलिंग करते हैं? आपको लगता है सिर्फ पुलिस प्रोफाइलिंग कर सकती है? इनके ज्यादा मुखबिर होते हैं. ये पहले देख लेते हैं वो क्या है, और फिर ऐसे डेड ट्रैप में घुसाते हैं. चल ठीक है, आते रहोगे ना, कोई नहीं, तेरी मैंने बुक में लिख दिया. नहीं पर किस तरह के उसको पकड़ते हैं, फांसते हैं ये, मतलब अमीर बच्चे को पकड़ते हैं, मिडिल क्लास को पकड़ते हैं, गरीब को? आपका एक घर है दिल्ली में, यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन, तो उसके लिए वो एक्सपेंडेबल हो गया, मतलब उसके लिए वो हो गया कि इससे हम 2 करोड़ तक भी निकलवा ले लेंगे, मार पिटाई करके कैसे भी मार देंगे जान से. टू मेक एन एग्जाम्पल कि कल को कोई पैसे लेके ना भागे. आई हैव स्कूल फ्रेंड्स जिसे किसी को कनाडा भगाया, उसके पेरेंट्स लुधियाना में अंडरग्राउंड हुए, प्रशांत बिहार में 14 करोड़ की कोठी बिकी थी. इतना कर्जा कैसे ले लेते हैं यार भाई, यू डोंट नो, इतनी बड़ी सिस्टम हो जाता है ना वो. और ये है कि आपका अच्छा चल रहा है, जब अच्छा चल रहा है अच्छा भी कमाते हैं लोग.
खुश नसीब वो हैं जो 5-7 लाख में निकल जाते हैं। अ फ्रेंड टोल्ड मी, भाई मतलब मैं उसे बहुत बेवकूफ़ मानता था, क्या है ये, ना वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम, कहता भाई मैंने अपने बाप को रोते देखा था, क्योंकि मेरे पास हो गया था 7.5 की चढ़ गई थी मेरे पे, ठीक है, और मेरे सामने उन्होंने 10 लाख रुपए रख दिए थे कि सॉरी कट द नेम, हाँ सॉरी, कर ठीक है, हाँ, कर कि भाई ये 10 है, ठीक है, इस पे ये भाव आ रहा है, एक ये तेरी बैट हो जाए, मैं तेरे को 10% पे दे रहा हूँ, तेरे 20 लाख हो जाएंगे, ठीक है, 9.5 बच गए, 9.5 में से 7.5 तू वो दे दियो, 2 तेरे फिर भी है। उसने कहा भाई मेरी इतनी बुद्धि काम कर गई, मैंने बस उस दिन ये कह दिया मैं कल सोच के बताता हूँ, और वो उस जगह से बाहर निकला, अपने घर पहुंचा, सडनली उसका दिमाग काम कर गया, कहते क्या कर रहे तू ये, सॉरी कि भाई क्या कर रहा है तू ये। वो अपने पापा के पास गया, उसने पापा को बताया, पापा मैं बैटिंग करता हूँ आईपीएल, मैं सट्टा लगाता हूँ आईपीएल में, मेरे पास 7.5 लाख का कर्जा है। रोए पेरेंट्स यार, किस कंपनी में जा चुका है हमारा बच्चा अगर वो सट्टा लगा रहा है तो, और वहां सट्टा लगता हो तो और क्या क्या होता होगा, एंड ही इज ऑल ऑफ 18 years of age। पेरेंट्स फिर अफोर्ड करें ना करें, भाई थैंकफुली ऐसी फैमिली से आते हैं, 7.5 लाख विल नॉट बी अ स्मॉल अमाउंट, बट लेट्स से इट विल बी 2 months ऑफ इनकम। घर तो पर बच गया, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ दुकान तो बच गई, बच गया, सस्त क्या क्या बोलते हैं ना कि कम चोट में बच गए। कम में छूट गए। उसके हाँ पापा गए हैं उस जगह पे, और उसके पापा को हमारी एज का लड़का ऐसे बात कर रहा था जैसे वो पता नहीं कौन सा जज और डीसीपी है। अच्छा, बदतमीजी से पैसे लाने के बाद बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि उन्हें ये है ना कि ये तो ग्राहक चला गया मेरा, तूने सद्बुद्धि क्यों दी थी इस लड़के को, मैं तो इससे 75 लाख का बिल बना के बैठा था कि इससे इतना कमाऊंगा, तो 7.5 में पीछे लेके जा रहा है। एंड ही इज रेयर जो निकल गए इस चीज से। व्हाट इज द कलेक्शन रेट ऑफ समथिंग लाइक दिस? 100%? हाँ भाई मैं कह रहा हूँ वो मार देते हैं। Tell me more about narco terrorism and where, like, what is the nexus of, say, for example, if there is a Pakistani terrorist, or if you're saying D company still exists. This is the first time I'm talking about D Because it's a company. loosely termed name. मान लिया, हाँ मान लिया, ठीक है। इनके अभी करंटली किन किन जगहों में इनके नेक्सस हैं? मतलब क्योंकि अगर इंडिया का सपोजली अंडरवर्ल्ड चलता है, इंडिया का जो क्रिमिनल नेक्सस है, यू गेट द लॉरेंस बिश्नोई गैंग, यू गेट ऑल दीज गैंग्स जो फिरौती वाले, ये क्या कहते हैं, दे डू टारगेटेड किलिंग्स, राइट, लाइक कि या फिर वो किसी को बोलते हैं कि हम इसके ऊपर इतना बाउंटी डाल रहे हैं, हम इसे मारेंगे, चाहिए। हाँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू like an external international terrorist, right, that is usually if Dawood Ibrahim associated or something else, ये लोग करंटली इंडिया में किस किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं? किस किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं? आई विल सिंपली टेल यू कि all of it does tie back to terrorism. I'll just start there. टेररिज्म फाइनेंसिंग में ज्यादा कुछ? Yes. सो धुरंधर इज राइट। हाँ 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूवी में कोई ग्लोरिफिकेशन कुछ नहीं है, सिनेमाटोग्राफिक वहां पे लिबर्टीज नहीं ली गई हैं, बट अगर आप कैश ओनली ब्लैक मार्केट से सोना उठा रहे हो, आप ये मत सोचना आप टेररिज्म को फंड नहीं कर रहे हो। जो हमारे देश में इलीगल फॉरेन ओरिजिन का गोल्ड आ रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, जिसके सिंडिकेट्स दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, डोंट थिंक इवन फॉर अ सेकंड वो या तो आईएसआई से फंडेड नहीं है या वो आईएसआई को प्रोटेक्शन मनी नहीं दे रहे हैं। व्हाई इज दिस इन्फ्लेटेटिंग आवर बॉर्डर्स? Why? Because simple of arbitrage. For example, let's say when gold पे वो कम ज़्यादा थी ड्यूटी, ठीक है, तो even if you let's say had 16% ड्यूटी ऑन गोल्ड, आप 1 लाख का सोना लाए तो आपने 16,000 रुपये बचाए, ठीक है, और 1 लाख का सोना अगर सपोजिटली जैसे 10,000 रुपये था तो 10 तोले सोना पे 10 तोले 100 ग्राम, 100 ग्राम का सोना कितना सा होता है, आपने इतना सा सोना कहीं छुपा के कैसे भी स्मगल कर लिया तो आपने पैसे बचा लिए अच्छे। 16% मार्जिन इज अ वेरी गुड मार्जिन, राइट, ठीक है। तो जितना ज्यादा ड्यूटी होगी एज पर लाफेयर कर्व, आई एक्सप्लेन दैट इन अ मिनट, आपका इंसेंटिव टू इवेड या स्मगल ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू ऑफ और इंटरव्यू एज अ स्टेटमेंट फ्रॉम दाऊद इब्राहिम 90s की मिडल में, शेखर गुप्ता ने कई बार कोट किया अपने इंटरव्यूज में कि व्हेन इंडिया लिबरलाइज द इकोनॉमी दे रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। जैसे जैसे वो इंपोर्ट ड्यूटी कम होती आई, द इंसेंटिव टू स्मगल बिकेम लेस। हाइपोथेटिकली सोचो, अगर आज आपको इंडिया में सोना 10 रुपए का मिल रहा है, दुबई में भी 10 ही रुपए का मिल रहा है, दुबई से कौन लाएगा फिर? करेक्ट। क्यों करोगे स्मगल? अगर यहाँ पे चलो 10 रुपए का मिल रहा है, वहां 9 रुपए का मिल रहा है, 1 रुपए का मार्जिन है, 1 रुपए के लिए कौन रिस्क लेगा? When it goes down significantly. एग्जैक्टली, ओनली व्हेन इट बिकम्स अ बिगर अमाउंट। जैसे अभी हमारी गोल्ड पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो काफी कम आ गई है, ठीक है,
तो अगर आप एक छोटा कैरियर लोगे, स्मॉल गाय इज लाइक मीनियल पर्सन, वो 500 ग्राम 600 ग्राम सोना लेके आएगा, उसको उस पर आर्बिट्राज लाख रुपए भी नहीं बनेगा। अब लाख रुपए में आपको अपने खर्चे भी निकालना है, आपको कैरियर को भी पैसे देने हैं, आपको कारावास रिस्क करना है, यू रिस्किंग जेल। हाँ, तो वो तो चलो वो फ्री में भी कर देंगे। जो हाँ। कैरियर्स होते हैं, वो जो सिंडिकेट है, उसको सोचना हाउ डज द सिंडिकेट ऑपरेट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसको 500-600 ग्राम पे क्या बच रहा है? इट्स नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल बिजनेस। हाउ डज इट बिकम प्रॉफिटेबल इन दिस वे? व्हेन यू इंक्रीज द वॉल्यूम। एक बारी में ही 15 किलो 14 किलो सोना ले आओ, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 20 करोड़ करीब है आज के रेट पे, ठीक है? और उस पे इवन इफ लेट्स से आर्बिट्राज 3% का है, 20 करोड़ का 3% 60 लाख है। 60 लाख रुपए जो आपका कैरियर था, उसने, यार मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए भी ले लिए, ठीक है, उसे खर्चे वर्चे में खर्च हो, आपको फिर भी 50 लाख रुपए बच गए एक ट्रिप पे। करेक्ट। ऐसा वो कैरियर अगर महीने की 3 ट्रिप कर ले, और ऐसा आपके 3-4 कैरियर हो, बढ़िया बिजनेस है यार। एक सिंडिकेट के लिए तो अच्छा है। एंड यही केस पकड़ा था एक्चुअली में इस साल अप्रैल में। रण्या राव, कन्नड़ मूवी एक्ट्रेस who also happened to be stepdaughter of DGP of Karnataka Police. Crazy. She was caught smuggling 14 kgs of gold. Because she was a high profile person, actress, celebrity, and stepdaughter of DGP of police. When she used to come into the country, having Dubai gold taped all on her bodies, a normal customs officer did not really dare to frisk her. Wait, so hold on. Let's take a step back. तो एक्सरे मशीन से आप जा रहे हो, हाँ, राइट? एक्सरे मशीन से कौन जा रहा है भाई? अरे आप आ रहे हो, ठीक है, आपने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, कहाँ हूँ आपका एक्सरे? कहीं नहीं हुआ। मैं देश में आ रहा हूँ, देश से जा रहा हूँ। तो आपका ग्रीन चैनल और ब्लू रेड चैनल है। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा लाए हो तो रेड चैनल से जाओ, ड्यूटी पे करो, बात खत्म। करेक्ट। आप ग्रीन चैनल से जा रहे हो। आप ग्रीन चैनल से जा रहे हो तो आपके साथ चल रहे हैं 4 हवलदार, आप एक नॉन फेस हो, पुलिस एस्कॉर्ट है। हाँ, और वहां पे बैठा है एक मिडिल क्लास कस्टम्स ऑफिसर, जो बेचारा अपनी नौकरी बचाएगा, मतलब या आपको इन्वेस्टिगेट करेगा। 2000 मोर पैसेंजर्स। करेक्ट भाई, जितना हमारे देश में पावर परसेप्शन इंडेक्स है, जितना हमारे देश में हीरो वर्शिप है, उस व्यक्ति ने, लेट्स से दैट कस्टम्स ऑफिसर, ही स्टॉप्स हर, उसे लगा कुछ है, ठीक है, एंड नथिंग कम्स आउट। डोंट यू थिंक द वे कनेक्शंस वर्क इन इंडिया, he's going to be destroyed. हाँ, career finished. मतलब इवन दो ही विल बेग इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स एंड सीनियर विल लाइक, भाई वी अंडरस्टैंड, बट तुझे पता है कहां से फोन आया है? What does it, the president it sets for his ethics? यस, तो बोलेगा भाई मैं करप्शन में जाऊंगा, मैं नहीं, देख, करप्शन में जाए ना जाए, वो एटलीस्ट ये करेगा, भाई साहब मेरे को ना, भाई मतलब मेरे को छोड़ दो यार, अनलेस it's an agency like DRI, because she got caught with all the protocol and all, because Directorate of Revenue Intelligence was there. They had absolute credible evidence, and they had the backing of government. So tell me something, like हम जब बचपन में था, I would watch the show Bang Them Abroad, where people like get caught. आपको मालूम है शो? I have heard about पहले Nat Geo या उस पे किसी पे हिस्ट्री चैनल पे आता था, थाईलैंड वगैरह में, मतलब वो फॉरेनर पकड़े जाते हैं, ड्रग्स वगैरह स्मगल Nat करते Geo हुए। पे आता था, राइट, Nat Geo पे आता था, तो उससे मेरे को आइडिया आया कि लोग दुनिया में ग्लोबली स्मगलिंग हो रही है। Now tell me that if I am strapping some gold bars to my body, right? How have I made it from my origin country where I'm smuggling it from to India without being caught? यार मैं दुबई से निकला, दुबई को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितना भी सोना खरीद के लेके जाओ। दुबई सरकार है, आप दुबई से सोना ले रहे हो, दुबई में आपने सोना खरीद लिया, उनकी इकोनॉमी पंप कर दिया। बाय द वे, देयर सोना इज नथिंग बट drenched in blood of civilian workers in Sudan, but that's something we'll talk about later. सूडान का सिविल वॉर दुबई का सोना ही फंड कर रहा है, ठीक है, विल कम टू दैट। तो दुबई की गवर्नमेंट से आप दुबई से निकल गए, दुबई गवर्नमेंट को क्या मतलब है? वहां टैक्सेस नहीं था, आपने उनका इकोनॉमी चलवा दी, आपने सामान आप ले जाओ इंडिया में आप पे भाई, इंडियन गवर्नमेंट तो कहीं ना तो स्मगलिंग है। तेरे को सोना लेके आना, तो जितना मर्जी ले, आप उस पर टैक्स पे कर दे, रेस्ट्रिक्टेड आइटम तो नहीं है ना सोना। सोना इज अ लीगल थिंग, आप स्मगल मत करो, जो मर्जी ले आओ, आपके पास मैंडेट होनी चाहिए, लॉज है कि इतना परसेंटेज ऊपर आपको फिर ये लाइसेंस चाहिए, वो सब रूल्स को फॉलो कर लो, आप लेके आ जाओ। बट अगर आप लेके आ गए तो आपकी स्मगलिंग क्या हुई? आपने टैक्स ही पे कर दिया, तो आपने कमाया क्या उस पर? तो क्योंकि जब मैंने बताया था वहां पे आर्बिट्राज कम आ गया, ठीक है, जब रेट ही इतना कम आ गया टैक्स का, तो हाउ डू यू रन योर बिजनेस? बाय टेकिंग सच बिग नेम्स टू स्मगल, जो एक बारी में 14-14 किलो ला सकते हैं सोना।
और उस पे वॉल्यूम में आपने पैसा बना दिया, And they get a cut. हाँ, and of course they take a cut. So she was caught because Directorate of Revenue Intelligence, one of the most prestigious intelligence agencies in our country, had absolute credible evidence and they have very good backing by government and they could dare to touch her. भाई देखो, ये भी पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है इंटेलिजेंस 100% सक्सेसफुल होती है. इनफैक्ट इट इज सेड कि अगर आपकी इंटेलिजेंस 10 on 10 स्ट्राइक कर रही है ना, इट मींस आइदर यू आर ओनली टचिंग लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है, या आप इनफ नहीं कर रहे हो. Intelligence officers across the globe are operating on missing information. नहीं, मतलब आई डिडंट गेट यू. मिसिंग So इन्फॉर्मेशन. कहने का मतलब ये है कि you're not operating with all the facts. You're not. Yes, you Sometimes it's a hunch. hunch also, और it's not like कि आपको complete 2+2 दिख रहा है, but this is enough to go by. And your bosses give you freedom to fail. कि ठीक है आप जाओ तो सही, मिला तो बढ़िया, वेल एंड गुड है, अगर मिस हो गया कम से कम ये तो होगा ना कि हमने एफर्ट किया, हमारे उस एफर्ट स्मगलर्स भी देख रहे हैं. कहीं पे राइट्स होते हैं ना भाई, जो एंटी राइट गियर की पुलिस होती है वो बस वहां पे मार्च कर दे, एक जो असामाजिक तत्व हैं वो शांत हो जाते हैं उनके प्रेजेंस देख के. Is that power perception index? इसकी आपको पावर देख के क्या परसेप्शन बनता है? Is that what it is? डर तो लगेगा ही ना. नहीं, but what is power perception index? पावर परसेप्शन इंडेक्स इज कि आप मेरे से कितने ऊपर हो सोशल हायरार्की में. यू कैन बी माई एल्डर, यू कैन बी अ वेरी ह्यूज बिजनेस पर्सन एंड यू कैन बी अ पॉलिटिशियन. मतलब मैं अपने आप को आपके सामने छोटा मानूंगा. ऐसे मेरे फादर मेरे साथ चल रहे हैं, मतलब हम गाड़ी में जा रहे हैं और पापा गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे को लगा पापा ने कुछ गलत कर दिया, मेरी हिम्मत होगी, पापा क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा क्या पापा? बट वहीं उल्टा कर लो, कान पे थप्पड़ नहीं आएगा तो दिख नहीं रहा था वो गड्ढा. साउथ कोरिया में एयरक्राफ्ट क्रैशेस हो रहे थे. आई थिंक I know this. It's like I've learned this in communication theory also. कुछ जगहों पे आप अपने बॉस से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते तो क्रैश हो जाते हैं. हाँ, साउथ कोरिया में हुआ था ये. हाँ. कि साउथ कोरिया की सोसाइटी में जो पावर परसेप्शन बहुत ज्यादा है, हाँ. तो सीनियर और जूनियर पायलट होते थे. अगर तो जूनियर पायलट चला रहा है, सीनियर पायलट कैन ऑफ कोर्स टेल कि भाई ये, इफ द सीनियर पायलट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ उसने मिस कर दिया है, द जूनियर पायलट डिड नॉट हैव दैट टाइमली रिएक्शन. तो ये पावर परसेप्शन. सो शी इज द डॉटर ऑफ स्टेप डॉटर ऑफ अ डीजीपी, शी इज अ सेलिब्रिटी. भाई एक नॉर्मल एवरीडे मिडिल क्लास गाय जो अपनी नौकरी कर रहा है शांति से, उसकी अनलेस ही हैज वेरी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस टू गो बाय, वो नहीं हिम्मत करेगा टच करने की. Not that he is not mandated by law, but it is just the ground reality. But DRI operates in a different way. It's an intelligence agency, credible one. उनके पास वो information है and they have freedom to fail from their bosses, every kind of bosses. तो भाई they go and they catch her and they find 14 kgs of gold strapped onto her. फिर उसका of course follow-up searches होती हैं, घर वर पे जाते हैं, they find another huge amount of gold and वहां से फिर बहुत बड़ा nexus टूटता है. आपने इतना बड़ा अमाउंट अगर रिकवर कर लिया, ठीक है, आपने एक सिंडिकेट की या मिनी सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है. आपने उनका म्यूल एक्सपोज कर दिया. अब म्यूल से जो फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनिंग होगी उसमें आप यू विल गेट टू द टॉप ऑफ द चेन. और आपने उनको मॉनिटरी हिट कर दिया बहुत अच्छा, क्योंकि वो सारा सोना कन्फिस्टिकेट होएगा. 14 किलो सोना भाई, आज की डेट में 20 करोड़ का है लगभग. एक सिंडिकेट के अंदर कितने आर्म्स होते हैं? यार ऐसे तो देखो मेरे को पता नहीं है कि I don't know how syndicates, I'm not part of syndicate, Right. but let's say just to think out loud, there would always be one mastermind. He would be planning it all, and most of the cases you would not know who he is. Right. A lot of cases you would not be able to reach him. ठीक है. Then there is the financiers. कि पैसा ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेटर था syndicate का mastermind, ये रन रहा होती, इसके खाते में ऐसे पैसे जा रहे थे. No. It's always routed via different channels that they're separated by 6-7 layers. The crazy now. Have you watched Narcos at all? Huh? Yeah, you watched Narcos Mexico? Of course. You've seen like what Amado Cairo Fuentes does by the end. उसको अपना जो ऑपरेशन अच्छा बनाना होता है. The guy who succeeds Felix. मैंने सीजन 1 के बियॉन्ड देखा. अच्छा, मेक्सिको देखा है? हाँ. मेक्सिको वाला देखा है? Pablo Escobar वाला ना? नहीं, वो तो कोलंबिया वाला है. नहीं, I've just seen. Mexico के अंदर this famous narco trafficker from the 80s and 90s was called Amado Cairo Fuentes. He was called the Lord of the Flies because उसने वो fleet बनाई थी planes की to directly fly cocaine from मतलब कोलंबिया से लिया और मेक्सिको से directly fly करा अमेरिका के अंदर. अमेरिकन मेड मूवी जो टॉम क्रूज की उसी के अराउंड है क्या? पॉसिबली शायद नहीं. that's around another bodyguard. कोलंबिया से लाता था वो. हाँ, पर इसका सीन क्या था, उसने फिगर आउट करा कि हाउ डू आई मेक माय ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रोन टू बीइंग अरेस्टेड. मतलब क्योंकि तो उसने सारे के सारे पार्ट्स को डिसेंट्रलाइज कर लिया.
So one part does not know about the other part operating, right? Yes. So I'm assuming they work separately like that, but it's not like कि अगर हम पकड़ेंगे तो सारी Nexus रिवील हो जाएगी, ऐसा नहीं है. नहीं होता भाई, तभी तो इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं. दे वर्क मोर एफिशिएंटली देन अ बिग कॉर्पोरेट. इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन. और कहते हैं ना, एक सेंटेंस है कि बेईमानी में भी पूरी ईमानदारी है. वो कर बेईमानी रहे हैं बट पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं भाई, कि अच्छा तूने ये इलीगल काम किया, तेरा ये कट था भाई, तेरे को ये कट मिलेगा ना, कम ना ज्यादा. That's how these people operate. The ethics of a criminal. Ethics of a criminal, भाई. तो that's how this whole organized syndicate operate. तो अब ये चीज चल रही है. अगर we were talking about terrorism, every black gold that you're buying, वो linked है back to terrorism. वो चीज, there are enough books out there you can read कि people have listened to criminals confess, people have listened to जो masterminds पकड़े गए हैं, कि हमने जब वो चीज उठाई है, हमने जब वो अल्टीमेट हम मास्टरमाइंड तक पहुंचे हैं, उसको या तो फंडिंग आई थी आईएसआई से, या उसने फंडिंग दी है एज प्रोटेक्शन मनी टू आईएसआई. अगर आप सोना खरीद रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आप सोना खरीद रहे हो, आप जेन्युइनली ब्लैक मार्केट में अगर टैक्स बचाते हुए कैश ओनली फॉरेन ओरिजिन का सोना ले रहे हो, वो इंडिया में टेररिज्म फंड करता है. सेम गोज फॉर ड्रग्स. अभी लाइक फ्यू वीक्स अगो, लाइक जस्ट 1 week ago, 16th January की रात को, some drones came inside Indian border and it becomes this huge thing. Like you speak to some intelligence officer, कहते हैं अबे हर 2 हफ्ते में आते हैं यार. क्या करके आते हैं वो? कोकीन लेके आते हैं. अफगानिस्तान तालिबान है, उसकी बहुत बड़ी इनकम क्या है यार? हीरोइन बेचना, ओपीएम. हाँ, उन पे कच्चा तेल दौड़ी है. उनकी वहां पे इतने बढ़िया जियोग्राफिकल टेरेन में, हरे भरे पहाड़ों में कहाँ उग रहे हैं गन्ना का? उनकी पॉपी उग रही है भाई. बहुत बड़ी इनकम उसकी ओपीएम हीरोइन ही है. तो अब वो मार्केट में तो ढूंढेंगे ना. इवन दो पाकिस्तान अफगानिस्तान डू नॉट गेट अलोंग, दे हैव नेवर गॉटन अलोंग ऑन द ड्यूरैंड लाइन. एंड राइट नाउ द बिगेस्ट हेडेक फॉर पाकिस्तानी आर्मी एंड फॉर द गवर्नमेंट इज अफगान तालिबान, जो कह रहे हो पाकिस्तानी तालिबान को, तहरीक तालिबान को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं. और वो कहते हैं भाई आपने ही तो सिखाया था, आपने ही तो बताया था हमें कैसे करना है. तभी हिलेरी क्लिंटन की वो फेमस लाइन थी, यू कैन नॉट ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स. करेक्ट. तो वो चीज जब करते हैं, तो इवन तो वो आपस में लड़ रहे हैं भाई, इंडिया में ड्रग्स स्मगल करने के लिए वो हैंड इन ग्लव ही हैं. वो इंडिया में ड्रग्स आते हैं जो हमारे देश में कट होती है, जो प्योर हीरोइन या कोकेन आ रही है ना, वो स्ट्रीट्स में प्योर नहीं बिक रही है. It's laced. भाई वो अगर प्योर बिकने लगी तो और खराब है इंडिया के लिए, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एडिक्टिव हो जाएगी कि उसकी स्ट्रीट मार्केट वैल्यू और डिमांड और बढ़ जाएगी. वी आर काइंड ऑफ, मैं कह रहा हूँ इन अ वे, भाई वो ठीक कर रहे हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के, उसे कट कर रहे हैं ग्लूकॉन डी के पाउडर के साथ. Let me ask you something about the Dhurandhar movie since I recently watched it and मेरे को बड़ी अच्छी लगी. Hmm. Some of what I saw made sense कि जैसे हमारे यहाँ पे if you first of all I think the comparison of ISI and RAW is wrong. I think ISI, of course, 100% because India, मतलब typically we see in our movies that it's RAW agent versus ISI agent. But can you talk about like the role of the ISI in Pakistan? Because it seems like it's much larger than life. हाँ. I feel like RNAW is one of the many intelligence agencies. Yes. Probably like the best when it comes to, you know, basically आपको national security करनी Human है. intelligence. Human intelligence. Best. But it doesn't have the same क्या कहते हैं influence on India, right? There are other factors. The way the ISI does. पता है? अच्छा बताओ, there's a very famous quotation. Who's the best spy? Best buy. Best spy. कौन है सबसे बढ़िया spy? Like in real life? मैं Like as a country or as an individual? No, as an individual. कौन सबसे अच्छा spy बनेगा? Someone who has, I mean, if you take the Dhurandhar movie, someone who has nothing to lose. नहीं? मैं बताता हूँ कौन नहीं बनेगा. Blonde hair, blue eye, beautiful looks, massive बढ़िया body, basically James Bond. James Bond is the worst spy you can think of in terms of physical appearances. वो बंदा हर जगह पकड़ा जाएगा just by his looks. Best spy is somebody जो बहुत docile दिखे, आंखें ना मिलाए और forgettable हो. If you have ever met Ajit Doval, he's 82 today as of recording this episode. आज उनका birthday है. If you have anybody who has ever met him, आज भी वो आपसे आंख में आंख डाल के बात ही नहीं करते.
उनकी ट्रेनिंग ऐसी है. He would come like, hello sir. And by somehow you don't know him, but you just have seen him. Sir, आपको कहीं देखा है? हाँ, मैं विवेकानंद फाउंडेशन चलाता हूँ. That's a spy. He should be forgettable. आपको याद ही ना रहे बंदा मैंने देखा था. और जो व्यक्ति मिडल ईस्ट में ब्लेंड इन हो सकता है, वो कहीं भी ब्लेंड इन हो सकता है. वो जो ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज का, गोरी चमड़ी का आदमी है, वो भाई पॉइंट आउट हो जाएगा. लाइक मेरे को सबसे घटिया सीन लगता है कैसीनो रॉयल का, वो जो पहला सीन में इन विच दिस देयर इज अ स्नेक एंड who's that नेवला, they are fighting in Madagascar में शायद. मैडागास्कर के या अंदर, युगांडा में कहीं पे है वो. मैडागास्कर के अंदर दे आर विटनेसिंग ए स्नेक वर्सेस स्नेक फाइट. हाँ, स्नेक क्या होता है, नेवले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्नेक वर्सेस mongoose फाइट. Mongoose fight. और वो उनका जो एक the first operative they're trying to find and Yes. capture is वहीं पे बियर पी रहा होता है, बेट लगा रहा होता है. correct. And they are like, it is African country, everybody is of course looking African, and ये दो जने हैं MI6 के. गोरे. हाँ, और ये दो ऐसे कान में खड़े हैं. और वो उसे कह रहे हैं कि ये मत लगाओ. अबे गधे, तुझे लग रहा है this is giving him away? हाँ. I recently watched it. हाँ. Again. Like, you think this is giving away? भाई तुम ऐसे चमक रहे हो वहां पे, कुछ तो इंटेलिजेंस उनकी भी होगी कि MI6 आ रखी है. ऐसा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आई, वाइट स्किन, ब्यूटीफुल लुकिंग गाय, अच्छी हाइट का, अच्छी बॉडी का, वो दूर से दिख जाएगा ऐसी जगह. ही इज द वर्स्ट स्पाई यू कैन थिंक ऑफ. स्पाई इज फॉरगेटेबल. तो अब आप कह रहे हो कि रॉ, जब मैं कह रहा हूँ स्पाई ऐसा होना चाहिए आपको पता ही नहीं चला वो स्पाई था. लाइक व्हेन ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपेंड, ठीक है, देयर वाज दिस वन गाय हु entered who basically came at the gates of Golden Temple. He presented himself as an ISI operative laced with weapons and hand grenades, and he said that he has been sent by a high name. ठीक है, और इसकी वजह से उन्हें अंदर एंट्री मिल जाती है कि ये इंडियन नहीं है. अंदर जाके वो पूरा देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे भेंडरवाला की ये आर्मी है, यहाँ पे इनकी ये रॉकेट लॉन्चेस रखे हुए हैं, यहाँ पे इनके पास ये सामान है. And he passes out that intel outside. And then वो इतना अंदर जेल अप हो जाते हैं कि वो आधे लोगों को या तो कन्विंस कर देते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो, जीना है, अपना बच्चा दोबारा देखना है. इमोशनल एंगल, ऑलवेज द इमोशनल एंगल बेस्ट तरीका होता है किसी को भी तोड़ने का. आप किसी स्मगलर को पकड़ लो, वो नहीं मान रहा है, वो जो मूवी से कहता है ना, तोड़ो मारो पीटो, नहीं भाई, यू हैव टू अपील द फादर इन हिम, यू हैव टू अपील टू द सन इन हिम, बी अ टेररिस्ट और एनीवन. उन्हें बहुत टेररिस्ट को ऐसे होते हैं कि मैं आपकी माँ से बात करा देता हूँ एक बार, एंड देन द पेरेंट्स कन्विंस कि बेटा प्लीज गिव अप आर्म्स. सो ही एंटर्स एंड ही कन्विंसेस कि भाई इंडियन आर्मी ने इतना घेर लिया, मेरे को दिख रहा है हमारे पास कोई वे आउट नहीं है, या तो हम मरेंगे या भाई सरेंडर कर दो. हाफ ऑफ द पीपल आइदर कमिट सुसाइड, द सो कॉल्ड टेररिस्ट व्हिच वर इनसाइड भिंडरवाला की जो आर्मी थी, या दे आर रेडी टू गिव अप. दैट गाय वाज अजीत डोभाल. Crazy. That's why he's the best spy. तो अगर आपको लगता है कि हमारी रॉ इतनी मतलब ऐसी नहीं, No, I mean like in terms of being involved. हाँ. अगर आपको लगता है कि रॉ is not as talked about as Mossad or CIA, it means it is the best spy organization. पता ही नहीं होना चाहिए स्पाई हो रहा है. If a spy agency is a PR agency, Like who? CIA, Mossad, अगर उनकी बिग टिक एनर्जी है कि भाई हम तो इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, यू आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट क्वाइट एंड बिगेस्ट ऑब्जर्वर इन द रूम. तो इन द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, इन द वर्ल्ड ऑफ साइऑप्स, रॉ इज एक्चुअली द बेस्ट, बिकॉज अमंग द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इट इज द लीस्ट टॉक्ड अबाउट. ये तुम्हारी फर्स्ट गोल होना चाहिए स्पाई या स्पाई एजेंसी. Is to be invisible. यस, मुझे नहीं चाहिए अपने ऊपर अटेंशन. मेरा नहीं है ट्विटर अकाउंट, मैं अब ट्विटर अकाउंट लॉन्च करके ये नहीं बोल रहा हूँ आई कैन नाइदर कंफर्म नाइदर डिनाई दैट दिस इज अस. CIA का फर्स्ट ट्वीट था ये. जासूस. हाँ, ISI में क्या फर्क है? उनकी तो है ही वो बिग टिक एनर्जी, ठीक है. दूसरा, वहां पे इट्स द आर्मी विच इज कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट. Correct. यहाँ पे इट इज द गवर्नमेंट विच इज कंट्रोलिंग द आर्मी बिकॉज वी आर अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. प्लस जो हमारे एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगी थी नरेंद्र मोदी जी की, कि सब कहते हैं भाई अटल बिहारी जी ने कहा कि आप रिश्ते बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं.
सबको पता है। तो यार आए दिन हमारी स्कर्मिश हो रही है पाकिस्तान से, क्यों ना एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाल लिया जाए कश्मीर प्रॉब्लम का, कोई भी बॉर्डर टेंशन का। मोदी जी सेज दिस वेरी गुड लाइन, नॉट बीइंग लाइक पॉलिटिकल, आपको नहीं लग रहा मैं उनकी सिंपल, भाई बात करेंगे ठीक है, मैं मानता हूं, किससे बात करोगे? पॉलिटिकल बॉसेस को खुश कर दो, आर्मी परेशान हो जाएगी, आर्मी को खुश कर दो, आईएसआई परेशान हो जाएगी। इतने पावर नेक्सस हैं उस कंट्री में, आप किसको किसको टेबल पे लेके आओगे? प्लस दूसरा, अगर उनकी ब्रेड एंड बटर ही फियर मॉन्गरिंग है, लाइक द होल रेलेवेंस ऑफ से पाकिस्तानी आर्मी इज द फैक्ट दैट कि भाई इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है, व्हाई वुड दे वांट देयर बिजनेस टू स्टॉप? व्हाई वुड दे वांट ties to get normalized with India? Why would they want us to have the sadbhavana and aman ki asha? Simple answer कि industrialization of military complex survives on sale of weapon equipment, defense equipment. Correct. Why would they want world peace? War is their business. They have to preside over as many wars and as many arms sales as possible. Yes. There is it's companies which are like the topmost in S&P 500. वो भी सॉफ्टवेयर वाली ऊपर उठ गई है, वरना इन टर्म्स ऑफ द बिग टिकट साइजेस उनका देखा करो, एक रॉकेट लॉन्चर कितने का होता है, एक मिसाइल कितने की है। भाई उन्हें चाहिए कि छोटी छोटी आग लगी रहे, चाहे वो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हो, चाहे वो इजराइल ईरान के बीच में 6 दिन का वॉर हो, ठीक है, या फिर वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहा है, वो चाहिए भाई आग लगी रहे। Arms lobbies, like how influential are arms lobbies बिगेस्ट in deciding the geopolitical currents, presidencies, and even the क्या कहते हैं the economic state of a country. economic state of a country, the best example is America. Their defense budget is way bigger than the next 9 countries put together. And those next 9 countries are the biggest economies. और उन भाई साहब ने अभी $1 trillion से $1.5 trillion बजट कर दिया है। $500 billion. They are only like 17 countries on earth जिनका $500 billion से ऊपर की GDP है। इतना तो उन्होंने बढ़ा दिया। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका ने स्टार्ट किया था। नाउ यू टेक अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रम्प प्रेसिडेंसी 1 एंड ट्रम्प प्रेसिडेंसी 2 टू आंसर कि हाउ बिग ऑफ अ लॉबी इट इज। इन ट्रम्प प्रेसिडेंसी 1, हाउ मेनी वॉर्स डू यू रिमेंबर गेटिंग स्टार्टेड? I think 2016 से 20 के बीच में। did he preside over Obama presided over the Osama assassination? Yes, 2011 में helped him in his re-election. I'm trying to think of if Trump presided over anything. I don't think Trump started any wars. Trump won. The only place where it was a battlefield was Twitter. अफगानिस्तान चल ही रहा था उनका, ठीक है, and they were pulling out. बाइडन के टाइम पे you get यूक्रेन ऊपर 2022 में, अफगानिस्तान से they have a very very like messy retreat, much like कि जो वियतनाम में बहुत फेमस इमेज है, Taliban took over again. हाँ एग्जैक्टली वियतनाम में बहुत मैसी इमेज है कि हनोई की यूएस एम्बेसी के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा था आखिरी, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स को लेकर उड़ा था। बिगेस्ट आर्मी एवर असेंबल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, रनिंग अवे फ्रॉम गुरिल्ला वॉरियर्स इन अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द टॉप ऑफ देयर एम्बेसी। कितना ह्यूमिलेटिंग है भाई वो। ऐसा एस्केप था अफगानिस्तान से अमेरिका का। और फिर उसके बाद दे अटैक एन एयरबेस अफगानिस्तान बिकॉज दे आर लाइक तालिबान इज लाइक I'm the joker ji and he's like oh we will show you dude you got the fuck out of there 5 days ago। तेरे को शो करना था तो उस टाइम करता ना। Yeah. Biden too, Twitter was a very peaceful place, everybody is being nice, politically correct, but Trump won, Twitter was a very shitty place but no wars। Look at Trump too, you already have last year Iran and Israel, you already have अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में आए दिन, you already have intensified Ukraine Russia, you already had one India Pakistan skirmish, you already had tensions with North Korea. There was also something where like Thailand and Cambodia Yes, were Thailand, fighting. I forgot that. Yeah. Thailand, Cambodia, which is still going on. Really? Yeah, Thailand, while being a touristic country with that, is still at war with Cambodia. for one particular small portion. That's crazy. That's crazy. That's crazy to have an ongoing war in a country that is basically having half the world's like tourists. Yes. And उसकी बड़ी सही चीज थी कि there was this president of Thailand and उसका जो deputy था वो I think defense minister or something, he goes to America and he does a defense deal without the president consent, without the prime minister's consent. And then it was like there are news articles coming that these two are not getting along, and there's a leaked phone call between Thailand की PM
and Cambodia ka PM, in which she is referring to him as uncle. And that becomes such a selling point. ये तो हमारे देश भेज देगी, uncle बोल के कैसे बात कर रही है. Now in diplomacy, everybody understands that's how you have to talk. That's like PM Modi calling Nawaz Sharif Bhai Saab. Going to his... He doesn't have to, doesn't want to. But he calls him. Yeah. When things have to be calmed down, diplomacy ऐसी तो होती है ना. Correct. It's moving around words. Correct. But उस चीज से that Thai PM gets impeached. She gets removed. And वो defense minister जो अमेरिका से defense deal करके आया था और उसने commit किया था, we are going to increase our defense spending in February. In I think August he becomes the PM. And after that the Cambodia war happens. The arms run the world. Yeah. Now if you say अरे ये तो कोई sense नहीं मेरा, अरे just add 2+2 यार. एक और बड़ा example तुम बहुत सही. Shinzo Abe. He was Japanese PM who was assassinated. ठीक है. Average basis पे जापान में 10 gun violence के fatal cases I've been to Japan for a month. It's one of the most peaceful. Like you can lie down in a street and एक आपके पास चूहा भी नहीं आएगा. चूहा तक नहीं आएगा आपके पास. And there one of the ex-PMs is gunned down. Surprising. जिस देश में 10 reported deaths नहीं है gun violence की, ठीक है, वहाँ पे ex-PM is gunned down. But what happens after that? Shinzo Abe had 2 basic talking points, ठीक है, जिसको जैसे बीजेपी का 370 था, राम मंदिर था, ठीक है, और 370 राम मंदिर, what else was it? तीसरी चीज थी उनकी CA NRC नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड. yes UCC, ठीक है. So yeah, thank you for that. So उसकी 2 बेसिक शिंजो आबे की थी कि भैया मेरे को आर्टिकल 9 हटाना है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से और मेरे को न्यूक्लियर एनर्जी को और एम्ब्रेस करना है. What is Article 9? आर्टिकल 9 इज बेसिकली जापान का जब वर्ल्ड वॉर 2 में वो हारे, एटम बम गिरा, तो अमेरिका टुक ओवर एंड अमेरिका रोट द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, तो वो आर्टिकल 9 में बेसिस है क्या इनके? हाँ, आर्टिकल 9 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का जापानीज का कि आप अपनी आर्मी नहीं बना सकते. हाँ, अमेरिका हैज यूएस बेसिस देयर ना. यस, बट आप सेल्फ डिफेंस फोर्स बना सकते हो बस. एंड जापानीज को ये बात बहुत खाती है कि सब अपने पास को ग्लोरीफाई करते हैं यार. इंडिया ग्लोरीफाई करता है, ब्रिटेन अपनी इंपीरियल हिस्ट्री हाईलाइट करता है, भाई चाइना भी करता है कि हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है. हम भी अगर बोलते हमने मंचूरिया कैप्चर किया था, हम बर्मा तक आ गए थे, तो हम कहते हम तो नाजीज हैं. क्यों भाई, तुमने नहीं किया था? इट्स लाइक जापानीज आर द ओनली वन हु आर लाइक tabooed for their history, which everybody has done. And that is a very undercurrent. उनको दबाया जाता है. They have become a polite people. They have become polite people जो भी मतलब उनको अपनी हिस्ट्री ग्लोरीफाई नहीं करने देते कि हम इतने बड़ी. It's the land of samurais. Yes, हम नहीं, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है जिसमें हमने इतना बड़ा लैंड कैप्चर कर रखा था, हमने इतने सीज कंट्रोल करते थे, why can't we talk about it? Why are our kids talk down कि ये तो गलत था? हमें क्यों नहीं ग्लोरीफाई करने देते? Right. So this is a very big undercurrent movement and it has been taught over 3-4 generations जब से 1945 हुआ था. तो आर्टिकल 9 इज पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन कि आप, क्योंकि भाई ये इससे वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है, ये है, आप ये मिस्टेक नहीं करोगे. एंड जापानीज सोचते कि हम गधे हैं क्या? तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी है, जर्मनी अपनी आर्मी दोबारा से मिलिट्री कंपल सर्विस लेके आ रही है, ब्रिटेन तो है, इंडिया चाइना, भाई सब बात कर रहे हैं, मैं ही आर्मी नहीं रख सकता, क्यों? तो शिंजो आबे वाज लीडिंग मूवमेंट कि आर्टिकल 9 हटाओ. इट वाज हैविंग दैट ऑफ कोर्स कल्चरल ब्लो बैक की नहीं हटेगा, ठीक है. देयर वाज 2 फैक्शंस. एंड सेकंड थिंग वाज कि हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए. इवन पहले तो वो सिर्फ सिविलियन यूज के लिए होता था, फुकुशिमा के बाद उसके अगेंस्ट भी आ गई थी बात. शिंजो आबे सेड फर्स्ट हमें सेल्फ डिफेंस के लिए मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर वेपन भी होना चाहिए, इवन दो वी आर द ओनली कंट्री ऑन प्लैनेट अर्थ जिसने उसका छोटा सा इफेक्ट सहा था. ही वाज लीडिंग दीस 2 मूवमेंट्स. नाउ व्हाट हैपेंस? शिंजो आबे इज असैसिनेटेड इन गन वायलेंस. एंड शिंजो आबे की असैसिनेशन के बाद आर्टिकल 9 इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इतनी बड़ी सिंपैथी वेव आ गई विद 2/3 मेजॉरिटी. एंड द पाथ इज ऑल्सो क्लियर्ड कि वो न्यूक्स भी स्टेशन करेंगे. नाउ अनरिलेटेड नोट पे एक बात बताऊं, अमेरिकन इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वांट्स कि भाई जापानीज भी एक मार्केट खुल जाए. बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे. दूसरा, अमेरिका वांट्स कि वहां पे न्यूक स्टेशन हो जाए ताकि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट हमारे पास एक हेज हो. हाँ, and you're also close to China. Yes, exactly. So this guy who assassinated him makes a confession in around 2-3 months ago कि I killed Shinzo Abe because of his links to this church called Loonies, which was founded by CIA in 1954, whose members have included George W. Bush Sr., Jr., Richard Nixon, Donald Trump. Now, ये सारे डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं. One thing can be it is just a coincidence. One thing, don't you think it's practically possible
that this assassination served American interest. क्योंकि आर्टिकल 9 जा चुका है, न्यूक्स वो स्टेशन कर सकते हैं, and just sacrificing Shinzo Abe made a lot easier. Assassination attempts on world leaders, right? We know the Trump. biggest one with Trump. Zero things come out in public. Makes you suspect. And फिर इलॉन मस्क के क्या कहते हैं प्राइवेट मैसेजेस उसकी एक बीवी के साथ भी लीक हो गए कि आफ्टर ट्रम्प आई एम नंबर 2 मोस्ट लाइकली टू बी असैसिनेटेड, क्योंकि उस टाइम पे वो ट्रम्प का कैंपेन सिंगल हैंडली स्पीयरहेड करा था, कर दिया था भाई उसने, बिल्कुल उसने बनाया goes without saying he has helped the man become president again. That whole assassination attempt, what lobby, if you can perhaps, if we can actually go into conspiracy theory territory at all, Right, I have no yeah. problem. Ki what lobby do you think possibly wanted him dead? What lobby wanted him dead? I would say first of all, Because ये जितने भी ये crazed psycho killer होते हैं जो alone act करते हैं, they're always alone, huh? like it's suspicious, right? First is, I would say, Bayer Monsanto की lobby. ये क्या lobby है? Bayer Monsanto is a big company, sells genetically modified seeds. They want to crack the Indian market. बहुत टाइम से try कर रहे हैं. Bayer Monsanto के super PAC ने I think they 100 million या 10 कुछ a large amount they contributed to his political campaign. And वो Bayer Monsanto को अभी तक deliver नहीं कर पाए इंडिया. तो अगर वो let's say इतना पैसा उठाया था तो Bayer Monsanto wanted him to be president. तो first of all that lobby की जो चाहता था वो president बन जाए. I will come to कौन चाहता था वो dead हो जाए. Second, as a industrialized military complex. Because Trump 1 और Trump 2 में बहुत फर्क है. Trump 1 में I told you the only place which was war place was Twitter. Correct. It was a relatively peaceful world. And he talked about that in his campaign promises Yes. as well कि मेरे चक्कर में कुछ नहीं हो रहा, देखो अमन शांति है. But Trump 2 is just opposite. Correct. ट्विटर तो बकचोदी कर ही रहा है वो, बट उसमें भी कुछ भी बोल देता. आज उसने इमानुएल मैक्रोन के चैट का स्क्रीनशॉट डाल दिया अपने सोशल ट्रूथ पे. जस्ट व्हेन आई वाज कमिंग हियर आई सॉ दैट उसने लिटरली इमानुएल मैक्रोन ने कह रखा है कि भाई मुझे पता नहीं व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इन ग्रीनलैंड, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑर्गेनाइज अ G7 नेक्स्ट थर्सडे इन पेरिस. प्लीज हैव डिनर विद मी बिफोर लीविंग. आई विल गेट ऑल द G7 कंट्रीज एंड आई थिंक वी विल हैव गुड फ्यूचर. उसने एक वर्ल्ड लीडर के प्रेसिडेंट का स्क्रीनशॉट डाल दिया. भाई मतलब that's really like That's Trump. Yeah. उसने एक लेटर लिखा है कल ही डेनमार्क के उसको नॉर्वे के किंग को कि डियर जॉन कि सिंस यू हैव नो लॉन्गर गिवन मी नोबेल पीस प्राइज सो इट इज नॉट इन माय इंटरेस्ट टू परस्यू वर्ल्ड पीस. Right. Imagine a sitting president saying that. Oh, I see the wow, that's crazy. From President Macron to President Trump, my friend, we are totally in line on Syria. We can do great things on Iran. I do not understand what you're doing on Greenland. Let us try to build here. Thanks. Here. ये भाई मतलब वो भी किसी और नंबर ने भेजा है from President Macron और President Trump कि कह रहा आप सीरिया पे ठीक कर रहे हो भाई साहब, ईरान में हम, और he has to be so ambiguous also, right? Because he can't say like policy document number A, B, भाई C. क्या पता वो भी डाल देता. I do not understand what you are doing in Greenland. On Greenland, let us try to build great things. See how he used to also use language that Trump understands, which is great. Right. Great, good, best. ठीक है. He's like, I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday. I can invite the Ukrainians, the Danish, the Syrians, and the Russians in the margins. Let us have a dinner together in Paris together on Thursday before you go back to the US. Emmanuel. भाई उसने डाल दिया ये अपने सोशल ट्रूथ यार पे. मतलब इसकी बेइज्जती कर दी इसने. बेइज्जती कर. हाँ कि बता ना क्या बात करेगा तू. मतलब पता क्या दिखा दिया इसने, दिखा दिया कि प्राइवेट लिबियन कितनी फटती है मेरे से, मैं ऐसा आदमी हूँ. And that's his brand. So now think, Trump को Bayer Monsanto will come to that. इतने वॉर हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसमें बोइंग का सामान बिक रहा है, लॉकहीड मार्टिन का बिक रहा है, साब का बिक रहा है. So don't you think that is the lobby who would have either told him कि बेटा या तो बन के हमारा काम करना है या बन छोड़ तो जिंदा नहीं रहेगा. If we can venture into conspiracy theory, because second, which I have constantly pointed out, 13 July is when he was almost assassinated. Okay. Miraculous escape. Miraculous escape. And actually looks miraculous. And he had not announced his VP by then. 14 July he announces JD Vance. Can be coincidence here. Secondly, now there are reports coming out and people like even who's that Kennedy Jr. He's saying, I'm surprised how Trump is alive. RFK Jr. हाँ. Yes. And people are saying that कि हमने बाइडेन की तो बहुत ली थी इस बात पे
कि भाई he does not appear to be in the best of his health. ट्रम्प के बारे में सेम बातें बोल रहे हैं. His speech, his Yeah. walk, it's clearly showing that he's having early stages of either Alzheimer's Or or dementia. dementia. Correct. So, if something happens to Trump, J.D. Vance, who was first-time senator in 2022, first-time senator in 2022, and also was a Parenti prodigy in 2016. Peter Thiel का prodigy है. Yes, Prodigy है, हाँ. he is one heartbeat away from becoming the president of US. He also made a statement when Trump got sick for one day and didn't have any जब उसने कोई बातें आगे रिपोर्ट नहीं करी, मतलब he just didn't have any media activity. Vance said, "I'm completely ready to take on the responsibilities required, but the president is in good health." Yes. Yeah. Why would he do that, right? As a second in command. Also, who do you think benefited the most from Charlie Kirk's assassination? J.D. Vance. Because who do you think Erica Kirk is sitting in the metaphor in the laps of? You really think he wanted to get with his wife? No, many he wanted to get, but he has inherited the legacy. If Charlie Kirk was the face, Erica Kirk was the closest second. Correct. Now, after his assassination, she's the one who's taking all the entire weight of his foundation. Okay? And if she sponsors Oh, JD right, Vance, right. तो वो सारा बेस वहां चला जाता है. exactly, Erica Kirk तो नहीं खड़ी हो रही है, but एक चार्ली कर्क के लॉयलिस्ट हैं, and she says, भैया देखो, ये साहब है. Who is getting prepped for 28? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हाँ, ऐसा क्यों होता है कि हमें अमेरिकी पॉलिटिक्स हमारी रग रग में बस जाती है, ना चाहते हुए भी ये वर्ल्ड का ड्रामा बन जाता है, और अपनी पॉलिटिक्स डजंट मेक द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड. Yeah, because America is the biggest economy in the world, पहली चीज, and it is the global police. And if America sneezes, the world catches cold. तो and Trump, मैं कह रहा हूँ यार, एक बात बताओ, कोई लीडर ऐसा है पूरे विश्व में जो WTO को इतना irrelevant कर सकता है जितना ट्रम्प कर सकता है. बहुत चटक आदमी है. He slaps tariffs left, right and center. और अगर वो हो रहा है तो मैं ऐसे पलकी शर्मा उपाध्याय से, what is the relevance of having World Trade Organization? What is the point? It's just that if Trump can do whatever the fuck he wants to do, so he is actually somebody who will be talked about. Let's talk about an erratic king in America, a fastly growing communist China, which is actually very capitalistic and very, very secret, right? Mostly a outward ally like Russia. Implications for all these three powers for India, which is again increasing defense spending, right? Trying its best to change its global image while being attacked by racism, right? Yes. Trying to prevent skirmishes in the neighborhood as everyone has turned hostile. Yes. You've got Pakistan. I don't know if Nepal is half Chinese, half Indian. It's a very sensitive territory as far as I know. Bangladesh, China, surrounded on all sides. Sri Lanka. Right? Only natural ally in terms of defense seems to be, I can't even say, but I'm saying closely Israel. I could be wrong. Yes. Israel has a similar situation, right? Israel is also surrounded by enemies on all sides. Yes. A country like India, what can it expect? Okay, so two facets, economically and from a simply power standpoint. Who do we look out for? What do we watch? For our interest. Simple as that. The first part of your question, what do we expect when there's a mad king in America? Okay? And there's a communist rising China, and there's what I think by the end of 21st century, we are going to do two things. It's going to be a multipolar world. It's no longer going to be unipolar like after the Cold War. Okay? And everybody has their own spheres of influence, which was the whole point of Russia attacking Ukraine. Correct. तुम मत करो ना यार, मेरे बॉर्डर पे आके नीटू की बकचोदी. तुम्हें ये हजम नहीं हो रहा था कि मैं क्यूबा में हूँ, तुम्हें जरा सा भी पसंद नहीं है मैं पैनामा कनाल के आसपास भी आ जाऊं, मुझे कैसे हजम हो जाएगा तू भाई टर्की में आके बैठा है. हाँ. सबका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है. और जर्मनी के एक जनरल ने बोल भी दिया था कि ऑल पुतिन वांट्स इज रिस्पेक्ट. इंडिया में उसने बोला था ये, ठीक है. एंड ये बात कोई हाउ कैन यू से पुतिन वांट्स रिस्पेक्ट. अरे भाई यही सच है. इट्स जियोपॉलिटिक्स. ही इज नॉट अ नोबडी. और उसको रिजाइन करना पड़ेगा. बट एवरीबडी इन द पावर कॉरिडोर विस्पर्स की यही सच है. ही ऑल्सो वांट्स रिस्पेक्ट. तो आप अपने अपने एरिया बांट लो. अमेरिका इतना घूम क्यों सकता है? क्योंकि चाहे अटलांटिक हो पैसिफिक हो वो सिक्योर्ड है. Nobody is coming and poking in their backyard, which is why it can go and poke in South China Sea. It can go poke in Arctic.
ठीक है ना? From either side of their country, West Yes. Coast, East Coast, say they can control the world. Which is why they wanted to purchase when America was founded. वो इतना बड़ा नहीं था, हाँ and they started purchasing. कैलिफोर्निया खरीदा उन्होंने. अरे They अलास्का got the खरीदा West पूरा. Coast, हाँ. पूरा उनकी कंट्री ऐसे बनी है क्योंकि खरीद के. जहाँ अलास्का खत्म होता है वहाँ रशिया शुरू होता है ना. राइट. एंड उस टाइम वहां पे एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच का डिफरेंस नॉट इवन 10 माइल्स. ठीक है. तो they have made this that they are secure from everywhere because of the what you call oceans. And Pearl Harbor was a big reality check on that. किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई पैसिफिक से अटैक हो जाएगा. ठीक है. तो बात ये कि अब 21st सेंचुरी के एंड में आई थिंक वी आर गोइंग टू सी ए मल्टीपोलर वर्ल्ड कि चाइना यू बी यू, रशिया यू बी यू, आई बी मी. ठीक है. यही सेम चीज कुछ हमने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे देखी थी कि भाई हिटलर एक्सपैंड कर रहा था, उसने ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया लिया, सब कुछ लिया. पोलैंड में भी एवरीबडी नोस चैम्बरलेन जब गया था 1930 म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, उससे पहले भाई रशिया की और उसकी डील हो गई थी हिटलर की कि पोलैंड आधा बांटेंगे भाई. विच इज व्हाई ही कुड अटैक इट. इट्स दैट ही डिड नॉट एंटिसिपेट कि फ्रांस और ब्रिटेन उस पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे. बट ये डील, अगर यूक्रेन में पीस डील की बात हो रही है विदाउट ज़ेलेंस्की बीइंग मच पार्टिसिपेंट इन इट, वो यूएसए और रशिया के बीच में भी हो गई है. और उसका एक बहुत अच्छा प्रूफ मेरे को ये भी है कि व्हेन ताइवान के ऊपर अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहा था चाइना, डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा था, हिज आंसर वाज लिटरली एज सिंपल एज दैट दे विल हैंडल इट देमसेल्व्स. आल्सो यूएसए ने उसको पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी दी है. दे हैव सोल्ड $11 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स टू देम कि आप किसी को उस ताइवान पे जरा से भी कुछ करोगे तो वो पॉर्क्यूपाइन की तरह आपको हिट बैक करेगा. ठीक है. बट यू रियली थिंक इट कैन टेक ऑन चाइना? नो, है ना? इट्स गोना बी डेसिमेटेड. तो बात ये है कि भाई स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएंगे. इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. आप मेरे मत आओ, मैं आपके में नहीं आऊंगा. पर ये तीन सुपर पावर्स कर रही हैं, बाकी होगा क्या? बाकियों के तो इंडिया के अलावा और बताओ कौन सी सुपर पावर है ऐसी? हाँ, आप ब्रिटेन की लेगेसी, फ्रांस की लेगेसी ले सकते हो. हाँ. भाई वो टेक अनदर 100 years the way we are growing and the way they are growing. They're depleting. They're बस going वही. down. Exactly. तो They've got bad leadership. Their populations are overtaxed. exactly. Their They've got population immigrant declining problems. also. हाँ, immigrant problems. Yes. तो we will be the only power जिनको आप सेम ब्रेथ में मेंशन करोगे. ठीक है. By the end of 21st century, when long after me and you both have gone. ठीक है. तो ये जब चीज होती है, this is what I see at happening and this is probably early stages of it कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आएगा. इसलिए अमेरिका रशिया को करने दे रहा है, चाइना को करने दे रहा है. ठीक है. सेकेंड थिंग विच आई थिंक वी आर गोइंग टू सी इज दैट दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू करेंसी विच विल बी बैक्ड बाय रियल एसेट्स. Currently, we have $140 trillion of money in circulation. Okay? And $140 trillion में से जो physical cash है, वो सिर्फ 8 से 10 ट्रिलियन है. Crazy. 90% of all the money in this entire world is just a digital number. It's fake. It's made up. Fake. It's all fucking Yes. fake. और वो जो 8 से 10 ट्रिलियन भी है, it is not backed by anything. Against no assets. Nothing. 73 में एंड कर दिया था रिचर्ड निक्सन ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया था. पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 तक फिर भी एक गोल्ड की बैकिंग होती थी कि इतना रखोगे आप जितना वो कर सकते हो. फिर ठीक है, गोल्ड को और लिक्विड करना करेंसी को. 1934 में गोल्ड रिजर्व एक्ट आई जिसने उसमें लिटरली एक सिग्नेचर से ओवरनाइट गोल्ड का रेट फ्रॉम $20 आउंस से $35 आउंस कर दिया था. मैं अभी भी मैं एक बार हिल गया हूँ इस बात को सुन के, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है. मेरे पास बैंक अकाउंट है, आपके पास बैंक अकाउंट है, सब पे बैंक अकाउंट है. पूरे दिन हम उसमें यूपीआई करते रहते हैं अपना, यहाँ से वहाँ कुछ उसमें टैक्स भी दे दो. मतलब ये सब करते रहते हैं हम. वॉरेन बुफे के पास भी बहुत कैश है. हाँ, ट्रू. लेकिन ये हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री. लेकिन ये मतलब है ही नहीं है पैसा दुनिया में. मेड अप. उसके बेसिस पे दुनिया चल रही है भाई. 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर है सिर्फ कैश. 140 में से. हाँ, 130 ट्रिलियन नकली है. मतलब मैं इट्स मेड अप. पासवर्ड एन्क्रिप्शन, ठीक है, परमिशंस, राउटिंग नंबर, ये सब तामझाम करता हूँ कि भाई इतना सा पैसा यहाँ से आ जाए. मेरी क्या कहते हैं, पैसे कम हो जाते हैं, बैंक बैलेंस कम हो जाता है. पर ये फेडरल बैंक को नहीं करना होता ना. इट कैन जस्ट क्रिएट मनी. इट डज. ये आपको मुझे करना है. What is the status? You're saying this is going to collapse? No, ये कोलैप्स करेगा तो फिर बहुत चीजें कोलैप्स करेंगी. तो उसी को चेंज करने के लिए, बिकॉज ये 73 में एंड हुआ है. 73 गोल्ड स्टैंडर्ड था. गोल्ड स्टैंडर्ड ने बेसिकली करेंसीज अगेंस्ट गोल्ड. हाँ. एंड ऑल्सो क्या था, 45 में जब ब्रिटन वुड सिस्टम आया था, व्हाट हैपेंड वाज यूएसए सेड
पूरा यूरोप डिसिमेटेड है, आपको हम क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए, जो बाय द वे हमने डिस्ट्रॉय किया है, हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है, यूएस डॉलर्स में, ओके। आप क्या करना, अपना गोल्ड मेरे पास रखवा दो, ठीक है, और आपकी करेंसी मेरी करेंसी से पैग हो गई है, और मेरी पैक्ड है डॉलर से, सॉरी गोल्ड से, तो और गोल्ड का वही रेट है $35 पर आउंस, तो आपकी करेंसी मेरे से पैक्ड है, मेरी गोल्ड से, तो इनडायरेक्टली आपकी गोल्ड से होगी। तो अगर आपने मान के चलो $100 वर्थ का मेरे से करेंसी एक्सचेंज कराई, आपने $100 वर्थ का गोल्ड ही लिया है, That's what is being held against. हाँ, तो किसी भी दिन आपको लगे तो ऐसा करना, अपना लगे आप रिकवर कर चुके हो, आप इंटरेस्ट वापस करोगे, उतने का चाहो तो सोना ले जाना। ट्रस्ट था ना ये, यही ट्रस्ट से आपकी पूरी करेंसी सिस्टम, ब्रिटेन वुड सिस्टम बना था, तो ट्रस्ट था ये भाई। कुछ छोटी मोटी करेंसी इकोनॉमीज ने कहा, यूएसए ने गोल्ड वापस भी किया, बट देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन फ्रांस स्टार्ट्स रीबिल्डिंग एंड ऑल, एंड फ्रांस स्टार्ट्स आस्किंग फॉर इट्स मनी, ठीक है, एंड फॉर अ मोमेंट दे डिले एंड 73 फक ऑफ, हम नहीं दे रहे, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म, द ट्रस्ट इन डॉलर कंप्लीटली कोलैप्स्ड, कंप्लीटली। क्योंकि ये क्या मतलब है कि मैं 30 साल से, मैं 20 साल से डॉलर जोड़ रहा था, सोच रहा था कि जब मेरा इंटरेस्ट के पैसे पूरे हो जाएंगे, लोन रीपे हो जाएगा, मैं उतने का सोना ले लूंगा। आपने जब मेरा टाइम है, आपने तो बोल दिया है ही नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? एक हफ्ते में सोना डबल हो गया था, गोल्ड डबल्ड इन अ वीक व्हेन द ऑयल एम्बार्गो हैपेंड, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर यूएसए, क्योंकि तब उन्होंने डील कर ली थी भाई पेट्रो डॉलर्स की, कि आप अपना कच्चा तेल भाई साहब डॉलर में बेचो सिर्फ, मरता क्या ना करता कोई भी इकॉनमी है, डॉलर को कितनी गाली दे ले, अमेरिका को कितना भी डेविल कह ले, मेरी करेंसी में ट्रेड होएगा। Crazy. Even though you don't trust me my currency, you have to buy my currency. That happened. Now what it has produced a system in which, बहुत crude example, Iran, having one of the biggest oil and natural gas reserves in world, has a currency which is nearly worthless. क्यों? करेंसी क्या है? एक स्टोरेज वैल्यू तो है ना, सामान खरीदने का है। भाई मेरे पास ये दुकान है, ठीक है, लेट्स से ये सारा सामान है मेरा, ये क्रूड ऑयल पड़ा है, नेचुरल गैस पड़ी है, मेरे पास इतना सारा पड़ा हुआ है, हाउ द फक कैन यू से कि मेरी करेंसी वर्थलेस है? बिकॉज़ दैट्स द इकोनॉमी वी हैव मेड, दैट्स द सिस्टम वी हैव मेड। Also, the conversion to the US dollar is shit. यस, इसी वजह से ना, बिकॉज इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। एंड एक ये तरीका फिर यूएसए को भी खाएगा, बिकॉज जब भी क्या होता है, तीन चीज जब भी होती हैं करेंसी डेप्रिशिएट करती है, स्पेशली डॉलर। पहला है ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, वो 73 में जो हुआ, इट वाज अ मेजर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डॉलर बढ़िया गिरा था, ठीक है, और गोल्ड उठा था। अब जेरोम पॉवेल जो फेड का चेयर है, उस पे ट्रंप ने क्रिमिनल इंडाइटमेंट कर दिया है, वो आए दिन अपनी डेट सीलिंग बढ़ा रहे हैं, एज अ प्रेसिडेंट वो कुछ भी बोल रहा है, देयर इज अ मैसिव इरोजन इन ट्रस्ट, डॉलर गिर रहा है। हाँ, इमेजिन यार, एक प्रेसिडेंट है, वो अपने फेडरल चेयर पे क्रिमिनल इंडाइटमेंट कर रहा है, क्या, व्हाट इज द फकिंग वर्ल्ड वी आर लिविंग इन? तो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन जैसे ही कम होता है, डॉलर नीचे आता है, करेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब वो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, दुनिया में चल क्या रहा है, ये साला ग्रीनलैंड खरीद लेगा, ये अटैक कर देगा, चाइना ताइवान पे कर देगा, ठीक है, यूक्रेन रशिया तो चल ही रहा था, है क्या ये दुनिया? आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ इट। फिर डॉलर नीचे आता है, या किसी भी देश की करेंसी नीचे आती है। और तीसरा इन्फ्लेशन, 90 हो गया। वो तो आप इंडियन यूएसआर से ले रहे हो ना, Correct, it's going an all-time high, Yeah. getting higher, huh? नहीं, you're checking the wrong thing है। So what do I check? If you want to see, you should see how dollar is weakening against gold. So USD to gold का रेट Yes, देखूं? वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, It means gold strong हो रहा है, रुपया और डॉलर कमजोर हो रहा है। It's because of the factors I just listed. okay, wow, crazy. So it's 500 कितना per ounce? आज का क्लोज हुआ है 46,778 पे। What the fuck, man? हाँ, I told you ना अभी when we entered कि भाई हाँ। सुबह, अब इसको मैं इंडियन रेट्स में बताऊं, सिल्वर ही बताऊं, भाई 3,03,000 पे सिल्वर खुला था आज, हाँ, भाई 3,27,000 पे बंद हुआ है। 44% बढ़ गया आज से, 44 भी नहीं, 46%, नहीं 1%, माय बैड। हाँ, 46.94 इसमें ऐड हुआ है, रियल टाइम 47, ये आप देख सकते हो, आप शायद बेटर इसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। हाँ, सो इट्स 47.04 इज टर्म्स ऑफ डॉलर, कि इतना डॉलर बढ़ा है, एंड विच इज अफेक्टिव बेस रेट कल के रेट के हिसाब से $1 इंक्रीमेंट है एक दिन में, एक दिन ही ना, हाँ, ये 52 वीक है। दिस शोज कि डॉलर कमजोर हो रहा है और सोना
ज्यादा मजबूत हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट इन डॉलर। Right, right, क्या right. दुनिया है ये भाई, जो डॉलर छापती है अपने आप में Oh, सबको। yeah, the graph says it. यस। We're not even at the peak yet. It's going further up. क्यों? क्योंकि देयर इज नो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। भाई सिटिंग फेडरल चेयर पे तुम क्रिमिनल इंडाइटमेंट कर रहे हो। Hmm. क्या मैड किंग का दुनिया है? दूसरा, तुम्हारे पास जियो पोलिटिकल इतनी इंस्टेबिलिटी है, देयर इज लिटरली नथिंग यू नो विच इज मेकिंग सेंस। You know, I'm looking at the graph for since 2013. आई थिंक 4 times हो गया होगा सोना। Uncalculable. मतलब भाई तभी तो मैं कह रहा था, व्हाई आरंट यू इन्वेस्टेड इन दिस? yeah, it's crazy. Anyway, मैं बोल ही रहा था भाई। बट एज यू सेड कि क्या क्या। हाँ, सो द थिंग इज कि फर्स्ट 2 फैक्टर्स, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, देन आपका डॉलर में तो भरोसा होएगा नहीं, आप वहां जाओगे जहां आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, विच इज गोल्ड एंड सिल्वर। बेसिकली गोल्ड, it's back. It's store of value. नोबडी कैन प्रिंट इट मोर, है ना? इट्स द ओल्डेस्ट करेंसी इन अ वे। Correct. दूसरा, जैसे आपकी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, यू डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई कि ये दिस इज नॉट द वर्ल्ड आई रिकॉग्नाइज एनीमोर। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मेरा डेट भी हाई लेवल पे है, हाईएस्ट एवर पे है, मेरी मॉर्टगेज वैल्यूज हाईएस्ट एवर पे है, मेरी रियल एस्टेट वैल्यू हाईएस्ट एवर पे है, मेरा गोल्ड हाईएस्ट एवर पे है, एंड मेरी स्टॉक मार्केट भी हाईएस्ट एवर पे है। हाउ कैन इट बी लाइक रिस्की एसेट्स लाइक स्टॉक मार्केट इज आल्सो गोइंग अप एंड अ सेफ एसेट लाइक गोल्ड इज आल्सो गोइंग अप? ट्रेडिशनली क्या होता है, जब वो अच्छा चल रहा होता है, पीपल पुट investments there, and it's when this is collapsing, people want to store their money in something as solid as gold. ये दोनों एक टाइम पे इतने समय तक कैसे हाईएस्ट लेवल पे रह सकती हैं? जब मॉर्टगेज वैल्यू सबसे हाई जा रही है, उसी टाइम पे रियल एस्टेट वैल्यू भी सबसे हाई कैसे जा रही है? जब घर इतने महंगे हो रहे हैं तो और लोग घर कैसे खरीद रहे हैं? मतलब दिस इज अ वर्ल्ड विच इज नॉट मेकिंग सेंस इन अ लॉट ऑफ वेज। एंड ऑफ कोर्स वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस तो है कि भाई ग्रीनलैंड खरीद लेगा तू। कुछ भी हो रहा है यूरोप के अंदर ही कि नेटो से लड़ रहा है। 70 साल 80 साल पुराना इंस्टीट्यूशन सडनली कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज वी हैव अ मैड किंग। देन एज आई सेड, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। तुम सिटिंग फेड चेयर पे क्रिमिनल इंडाइटमेंट कर रहे हो। इमेजिन इंडिया में नरेंद्र मोदी RBI के गवर्नर। यस, व्हाट द फक इज दिस वर्ल्ड? एंड तीसरा ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन, कि रेट और कट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो जो बकचोदी हो रही है जेरोम पोवेल और ट्रम्प के बीच में, वो इसीलिए कोई रेट कट नहीं कर रहा। रेट कट नहीं, क्योंकि ही बिलीव भाई इन्फ्लेशन है ऑलरेडी, रेट कट करूंगा तो और इन्फ्लेशन आएगी। एंड ट्रम्प इज लाइक इकोनॉमी स्ट्रैंगल हो रही है। अरे हाँ भाई, वी नीड टू टेक अ कंट्रोल्ड कॉल। हमारे को ग्रोथ रेट एक स्वीट स्पॉट में आ रही है, बट ट्रम्प वांट्स मोर ग्रोथ। इन्फ्लेशन आती है, देख लेंगे बाद में। तो जब आपकी इन्फ्लेशन हाई होती है, यू आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। कि मेरे को पेपर करेंसी भरोसा ही नहीं है भाई यार, पर ऐसा मतलब अगर हो जाएगा फ्यूचर में, सो व्हाट इज द फ्यूचर करेंसी दैट यू एक्सपेक्ट? हाँ, वहीं पे मैं आ रहा था। सो एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बन गया जब मल्टीपोलर वर्ल्ड। दूसरा, इट विल गो बैक टू अ सिस्टम वेयर करेंसीज आर बैक्ड बाय समथिंग। जैसे 100 साल पहले तक दे वर बैक्ड बाय गोल्ड। धीरे धीरे वो इरोड हुआ और आज इट इज लिटरली फुरगाजी, इट इज अ स्टार डस्ट। ठीक है, आई बिलीव बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी वी विल हैव अ करेंसी व्हिच विल बी बैक्ड बाय रियल अर्थ एसेट्स, and one of them would be rare earth minerals. And rare earth minerals का ही सारा रोड़ा है ग्रीनलैंड में, सारा रोड़ा है चाइना में, and guess what, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। रेकोडिक एक माइन है, has one of the highest reserves of copper, gold, rare earths in Pakistan. That's why we're trying to do some work in Balochistan as Indians. Yes. Guess what, as of recording this video, 2 दिन पहले वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो अभी बनी है बाय द वे, एक MOU साइन कर लिया है। पहले लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था अप्रैल में, फिर अभी MOU साइन किया है। MOU क्या है कि वी आर गोइंग टू मेक USD-D1 व्हिच इज अ स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय US डॉलर को USDT1। ठीक है, इस स्टेबल कॉइन को पॉपुलर करेंगे पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में $36 बिलियन का ग्लोबल रेमिटेंस आता है, और ऑफ कोर्स इंपोर्ट होता है जिसके लिए अगेन डॉलर लगता है। वी विल ट्राई एटलीस्ट वो 10% ना स्टेबल कॉइन में शिफ्ट हो जाए, which will be 10% of their GDP. Suddenly 10% of their GDP is not in gold, it is in stable coin. अब जीनियस एक्ट के अकॉर्डिंग अभी वो स्टेबल कॉइन बैक्ड US डॉलर से ही है, क्योंकि 1:1 का रेशो है। तो अफेक्टिवली पाकिस्तान को ये सेल कर रहे हैं कि आपका बेशक डॉलर में चल रहा है, बट डॉलर इज एज गुड एज स्टेबल कॉइन।
आप शिफ्ट कर दो ना अपनी करेंसी को। Correct. आप क्या करोगे, आप स्टेबल कॉइन में शिफ्ट हो जाओगे। नाउ व्हाट विल हैपन, इंटरेस्टिंग इनफ, अभी मेरा क्या होगा कि स्टेबल कॉइन में शिफ्ट हो गया मैं, लेट्स से दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास, एंड दिस इज $1। अभी मैं ये एक चीज लेके $1 देके एक ग्लास ले सकता हूँ। यूएसए कह रहा है कि ना बीच में मैं ये नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सॉरी कोई नहीं ये नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस इज अ स्टेबल कॉइन। हाँ सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, राइट व्हाट डू, यू फर्स्ट ट्रेड दिस। हाँ आप स्टेबल कॉइन ले लो, ये 1:1 है, बराबर ही है। करेक्ट तो फिर ये करना, ठीक है, आपको लगेगा हाँ भाई मेरे को अल्टीमेटली ग्लास खरीदना था और मुझे कुछ देना था, हाँ बात इफेक्टिवली बराबर ही है, बिल्कुल है। क्यों? हाँ। अभी ये 1:1 है। हाँ। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि अभी जब ये सिचुएशन नॉर्मल है, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, एक टाइम आएगा, ये भी हाँ। एक टाइम आएगा जब आपने $2 इकट्ठे कर लिए, सॉरी 2 स्टेबल कॉइन इकट्ठे कर लिए हैं। 2 स्टेबल कॉइन का मतलब है आपके पास $2 है, ठीक है, हाँ दिस इज बराबर, करेक्ट ठीक है। इन टुडेज वर्ल्ड $2 से आप 2 ग्लास खरीद सकते हो, हाँ ये हो सकता है। हाँ पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि पहले ऐसा करो, इनको इससे एक्सचेंज करो और फिर ये कर लेना। कहानी वही आ गई, मेरा $2 ही खर्च हुआ स्टेबल में, तो और ये हो गया, ठीक है, राइट सब कुछ गुड है। अब क्या होता है, ये चलता है बहुत टाइम, और आप ऐसे 2,000-3,000 इकट्ठे कर लो, तो होपिंग आपसे 2,000-3,000 ग्लासेस खरीद लोगे, हाँ क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना। करेक्ट What if I tell you suddenly this ratio is this? इट हाफ्स अभी आप जहां इनसे दो ग्लास खरीद रहे थे, हाँ क्योंकि इसका रेट $2 था, हाँ अब सडनली इसका रेट ही $1 रह गया। हाँ इन दो से आप सिर्फ अब एक ग्लास खरीद पाओगे, आपकी परचेसिंग पावर हाफ नहीं होगी। हाँ दिस इज व्हाट हैपेंड इन 1934 when USA overnight changed the value of gold from $20 per ounce to $35 per ounce, literally एक signature से। arbitrary Yes, completely completely, because they could do it. but how do they dictate the gold prices now in the world Forget gold, coming to stable coin, हाँ finishing the story. अभी मैं पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी खूब सारे स्टेबल कॉइन्स जोड़ लूंगा, होपिंग कि इतने ही ग्लासेस मेरे को मिल जाएंगे। यूएस से किसी भी दिन जीनियस एक्ट को अमेंड बोल देगा, रेशियो 1:1 नहीं 10:1 है, मेरी परचेजिंग पावर एक सिग्नेचर से 1/10 हो जाएगी। बट उस टाइम तक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल खूब पैसा कमा चुका होगा, स्टेबल कॉइन पाकिस्तान में ओपियम बन चुके होंगे, और वो पूरे बलूचिस्तान को कैप्चर कर चुके होंगे। जो रेयर अर्थ से बैक्ड होंगे, all of those rare earths would have been owned by American companies by then. that's crazy that's why the Greenland push that's why the New Deal is यही so the promise of crypto was that each cryptocurrency is used for a certain objective, like people use Ethereum for contracts and whatnot, Bitcoin as just like an alternate currency, right? स्टेबल कॉइन्स कि वो इतने वोलेटाइल नहीं है, इट इज बैक्ड बाय समथिंग। हाँ हाँ अभी USDT1 इज बैक्ड बाय डॉलर इन 1:1 रेशियो, वो चेंज करेंगे। बेवकूफ बनाने की स्कीम है वैसे स्टेबल कॉइन, तो जितना मेरे को समझ Yes. में आता है, क्योंकि अगर आप बोल रहे आप बोलते हो आपको फिएट करेंसी से दूर जाना है, यस, और आप फिएट करेंसी से बैक क्रिप्टो बना लेते हो। दैट इज जीनियस एक्ट, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड जीनियस, बिकॉज़ इट्स जीनियस फॉर अमेरिका। एंड लेट मी ब्लो इवन मोर योर माइंड। अभी ना पुल आउट दैट इमेज, आई वांट यू टू सी इट, हाँ which one that MOU of signing of MOU between Donald Trump, World Liberty Financial and Pakistan Crypto Council. 2 दिन पहले की फोटो है, I want you to see yourself. Yep. See this. Okay. This is the photo. हाँ मैं सेव कर लेता हूँ हाँ, ठीक है। हाँ So this is the photo in which this World Liberty Financial का CEO, Witkoff इसका नाम है, is signing an MOU with पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, एंड पीछे खड़े हैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, शहबाज शरीफ PM and deputy PM. The entire brass of Pakistan army and government is standing with crazy nobody from US government. हाँ ये कौन है इतना बड़ा आदमी कि उसके लिए आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ, डिफेंस पूरा कैबिनेट खड़ा है? Why? crazy Because this guy is son of one of the advisors of Trump, not even his secretary, and they are just all trying to bootlick Trump's. someone not even high up हाँ Nobody. और उसके लिए पूरी कोटरी परेड कर दी तुमने। crazy ये इन्होंने ये दो अमेरिकन भेज दिए भाई ये कोई नहीं है, जितने बड़े ये आदमी अमेरिका में, उनके पाकिस्तान अमेरिका में ना पूछता भी ना होगा कोई ने, जितने इन्होंने ये खड़े कर दिए भाई। crazy What does this show you?
पाकिस्तान की ये जो आर्मी है, गवर्नमेंट है, badly wants World Liberty Financial. Yeah, but look at the language they're using. So they're saying Pakistan SC Financial Technologies LLC, an affiliate entity of World Liberty Financial, to enable structured dialogue and technical understanding around emerging digital payment architectures for cross-border transactions. What a bunch of nonsensical diplomatic language And to hide. इससे नॉनसेंस बात बताऊं, हाँ ये बन रहे अपने आप में कि हम ऐसा करेंगे. हाँ देखो पाकिस्तानियों का कैसे चूतिया काटते हैं, लाइक सॉरी फॉर द लैंग्वेज. हाँ पाकिस्तानियों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं. वो उस देश में कर रहे हैं जिस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी 27% है. crazy. 25 करोड़ का पॉपुलेशन में हाँ 10 करोड़ का तो बैंक अकाउंट नहीं है. आप ये देखो ये आपका इंस्पायर्ड एनालिस्ट एक अकाउंट है, सेल्फ टॉट क्रिप्टो एनालिस्ट है, इसके 33 के फॉलोअर्स हैं. इसने इस पे एक पॉजिटिव न्यूज में रिपोर्ट करा है कि पाकिस्तान ने एक बोल्ड फिनटेक मूव करा है. मैं बताता हूँ इसका बोल्ड, मैं बताता हूँ इसकी. आई विल बस्ट दिस फकिंग राइट नाउ. ओके सी, ये कर रहे हैं ऐसा हाँ ऐसे कंट्री में जिसमें कह रहा हूँ कि 27% फाइनेंशियल लिटरेसी है. हाँ 7 में से 10 लोगों को ये नहीं पता कि फाइनेंशियल क्या होता है, हाँ यूपीआई क्या होता है. करेक्ट. ठीक है, वहां पे बैंक अकाउंट नहीं है 40% लोगों का. हाँ ठीक है, वहां पे कोई, होल्ड योर ब्रेथ, कोई क्रिप्टो लॉ नहीं है. एंड बेस्ट पार्ट, ये लोग कह रहे हैं कि ये 2000 मेगावाट ऑफ पावर सेव करेंगे हाँ. बिटकॉइन क्रिप्टो की माइनिंग के लिए. वहां पे 4000 मेगावाट का तो आउटरीच रोज होता रहता है. All right, watch this. There's more. So, Momin, another one, 6 million plus followers, Commonwealth hero, blah 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 blah, angel investor, London में रहता है पाकिस्तानी, right? Like NYU writer. So he's a मतलब जो पाकिस्तानी जो बाहर रहता है. So he has some notions of Pakistan that could not be true. Right. He says, watching this conversation, what really resonated with me was the clarity of intent. This isn't about rushing to embrace crypto just because it's trending. It's about recognizing the reality that millions of young Pakistanis are already living on chain. I don't think that's true. That's not true. Millions of Indians भी नहीं रह रहे on chain. Exactly. Har- This is information Hardly warfare. 1 लाख Indians Exactly. रह रहे होंगे on chain. और हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी, हमारा बैंक अकाउंट इन्फिल्ट्रेशन बहुत बेटर है इनसे. अरे भाई, इन पे क्रिप्टो का लॉ नहीं है. कल को कुछ बकचोदी हो जाए, दे डोंट हैव अ लॉ टू बैक इट अप टू टेक इट टू कोर्ट्स. Crazy. बट इन सबके एंड में क्या होगा? लिबर्टी फाइनेंशियल पैसा बना लेगा. Hmm. ठीक है, क्योंकि यूएस हाँ. बॉन्ड्स खरीदता है वो, और क्योंकि वो रियल अर्थ बेस्ड एसेट एक क्रिप्टो कॉइन निकालने वाले हैं, Hmm. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक नया स्टेबल कॉइन निकालने वाला है विच विल बी बैक्ड बाय रियल अर्थ एसेट्स. गेस वेयर दोज रियल अर्थ एसेट्स आर फाउंड? Wow. बलूचिस्तान. They're saying this will save Pakistani families 1.72 billion every year. How the fuck they will make 1.7 billion to Asim Munir? If stable coins bring total cost of remittance down to less than 1%. I can't believe it. They're labeling this as a win for the country. They have to. अच्छा, एक बात बताओ भाई, have you seen any पाकिस्तान का आर्मी जनरल living in Pakistan after his retirement? No. Why? They're at the risk of being assassinated. What भाई? Any Yeah. political leader of Pakistan completing his full term? Never. अगर शहबाज शरीफ कर भी जाता है, what political leader is he कि जब हर मीटिंग में आसिफ मुनीर इसका लीश पकड़ के लेके जा रहा है इसे? Correct. What they are doing is making themselves multi-billionaires. In the meanwhile, ट्रम्प की फैमिली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में बड़े पैसा बना लेगी. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो रियल अर्थ बेस्ड एसेट जो क्रिप्टो कॉइन निकलेगा, उसके लिए वो बलूचिस्तान पे कैप्चर कर चुके होंगे. Are there currently any rare earth-based assets? No. Okay. I think no. And जनवरी में ही प्लानिंग है लिबर्टी फाइनेंशियल की. Yes. They are planning to launch in January itself. Rare earth. Based crypto coins, stable coins. All right, let's find out. Hmm. So I'm going to put it on just the basic grok, see Acha, what comes sure. up. One sec. So China appears to be the country most closely associated with discussions around rare earth based. लेकिन like you said, where is it? अच्छा, अभी इनका नहीं हुआ है. अगस्त के अंदर 2025 में रूमर सर्कुलेट हुए थे कि Binance Square claiming that Ant Group, Alibaba affiliate fintech, the People's Bank of China and China Rare Earth Group were collaborating to create the world's first rare earth backed RMB yuan stablecoin. But Right? नहीं बना है. नहीं बनाया. अभी इन्होंने claims deny कर दिए. Other projects include Solana के ऊपर ये कर रहे हैं. Yeah, nothing substantial. No. But what WLF is going to do, and that is where they need बलूचिस्तान. और उसमें भाई सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैसा बनाएगी, ट्रम्प पैसा बनाएगा, एंड एवरेज पाकिस्तानी विल लूज एवरीथिंग. जिस दिन वो रेशो 1:1 से हटके 10:1 होगा ना, भाई दे आर फक्ड. The country is gone. Like worse than Venezuela. ट्रू यार, बिकॉज मैं इतने पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ सोच के ये स्टेबल कॉइन इक्वल टू डॉलर है. पाकिस्तान की 80% मिनरल वेल्थ जो है वो बलोचिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग पोटेंशियल रेयर एलिमेंट्स लाइक RE, सीरियम,
lanthanum, neodymium, and others. Gold, thyrine, copper, uranium byproducts भी हैं. Key All areas- unexplored. अभी तक ये बाहर नहीं आए हैं. This is potential wealth. Wow. So the biggest copper gold mine is already operated by Barrick Gold and Pakistan Reko Dick. Balochi government. Yeah. Fuck. They're openly doing this. I am so fucking surprised. No, why is nobody talking about it? And when I make content on it, पता नहीं भाई मैं ठीक से समझा नहीं पाता हूँ या पता नहीं क्या होता है. That reel never works. I'm gonna make one more again today only. मेरे को time लगता तो. But I'm so surprised why are not more people talking about it. And you know what? I don't want कि कोई करे ना करे. एक average पाकिस्तानी को ये बात समझ में आनी चाहिए. Yeah, the leadership is basically Selling their country. उनके लिए कवर बिछा रहे हैं. हाँ. And ये हुआ है हमेशा. Is that वो पेट्रियोटिज्म का एंटी इंडिया का चूरन चटा रखा है. उनको आंखों पे ये पट्टी बांध रखी है. बट भाई सुनो, इसलिए कि अगर मेरे 2 भाई थे, हमारा बंटवारा हो गया, मेरे पास मेरी जमीन है, मेरी जमीन पे कुछ नहीं हो रहा. भाई तू अपनी बेच रहा है, तू देख तो ले, तू आंख खोल के तू कर क्या रहा है. Right. I just want an average Pakistani, frankly an average Pakistani to actually understand ये हो क्या रहा है उनके साथ. जिस देश में मैं कह रहा हूँ यार 10 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, 40% of Pakistan is living below poverty line. 40% of Pakistan does not have a bank account. 27% of Pakistanis only understand digital literacy. And they have a no crypto law. उस देश में तुम दुनिया का सबसे पहला USDT1 बैंक पर रियल अर्थ बना रहे हो. और तुम्हारी साइनिंग में ऐसा नहीं है ट्रंप प्रेजेंट है, वहां का कुछ सेक्रेटरी प्रेजेंट ना. भाई एक CEO ऑफ अ कंपनी फॉर्म 2 years ago वो बैठा और भाई तुम्हारा आसिफ मुनीर, तुम्हारे शहबाज सब खड़े हैं. इतना इंपॉर्टेंस दी थी तुमने इसको. तुम्हें क्या लग रहा है तुम इसे FATF को काउंटर कर जाओगे? थ्योरेटिकली यस, बट भाई प्रैक्टिकली देखो ना, अल्टीमेटली होगा क्या? दे विल चेंज द जीनियस एक्ट का 1:1 पेगिंग. तुम्हारे देश में क्रिप्टो कॉइन्स बिछ रखे होंगे एंड वो वर्थलेस हो जाएंगे ओवरनाइट अमेरिका से. और बाय देन अमेरिकन कंपनीज पूरा बलूचिस्तान खा चुकी होंगी. Crazy. That will happen. But Look, man, thank you for warning the audience. मैंने कभी I've had many commentators on. I've never had someone this passionate yeah, and with this many facts and this blunt. I hope people watch your content. मुझे बहुत मजा आया. मैंने बहुत whirlwind सीख लिया starting from Gen Zs and millennials की saving habits to we're on fucking stable coins in Balochistan. This is exactly the conversation style that I like. Thank you for giving it all your fire, all your energy. Thanks, man. I hope people can follow your stuff on Vivek on Point on Instagram and also give you some YouTube subscribers, right? Because you're trying to make some I'm long form content. Still not making content for YouTube, but नहीं कोई बात नहीं ऐसी. gonna try. हाँ. Early backers होने चाहिए ना हर जगह. जैसे USA back कर रहा है पाकिस्तान को early, तो आपके ऐसे early backers होने चाहिए. Yeah. But yeah, thank you so much for your time. Thanks for having me, man. मैं ऐसे ही बताऊँ, I've seen this studio for like, I don't know, at least 3 years now. ठीक है भाई. And I recognize these walls. I recognize the curtain and all. I still can't fucking believe it. I sat here for 3 hours and I sat next to you. I have only seen you on a screen. ठीक है, I've heard your voice on a screen and recognized it like I can know it in my sleep. I still can't believe that I sat next to you and I had this call. Cheers, brother. Such What a a pleasure. Thanks, Seriously. man. Same, The pleasure is mine. Of course, जो हमने बातें off camera करी, like always, we can't talk about that. That's the real sauce. Yeah. Thank you for all the work that you do. I just want to say one thing before you go. I think अभी इंडिया में क्या हो रहा है ना करंटली, जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स में कंटेंट बना रहे हैं ना, सैडली वो बहुत सारे अनवेरीफाइड क्लेम्स यूज करते हैं. और क्या होता है कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स भी नाम के लिए कि जियोपॉलिटिक्स का बंदा है, इसको बुला लेते हैं, बातें कर लेंगे ऐसे वैसे. आई थिंक क्यूरियोसिटी इज लार्जली गॉन, राइट? एंड एज अ रिजल्ट ना कोई भी क्वैक्स आ रहे हैं. I can't reveal the details of like what you do and how you do it, right? I can tell my audience for a fact you're an independent researcher and all of the stuff that you know. Let's not discuss how you know it or your research, but no, I can tell you for a fact it's all backed by evidence. It's all real. So if you watch this, don't watch it with a grain of salt. See it as the truth. कुछ बातें हमने of course speculative करी हैं क्योंकि हम दोनों बातें कर रहे हैं. We're trying to understand the truth. True. But these things have implications for your life. And yeah, man, I wish you the best of luck. Same here, man. Thank you. Thank you, bhai. Done. Thank you. Cheers. Cheers, yeah.